शहीद किया जा रहा है, कल शहीद किया जा रहा है। जिस तरह आज बहुत ज्यादा मीडिया पे देखते हैं कि भाई आज हो रहा है, कल हो रहा है कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ पे हैकले सुलेमानी बनाया जाएगा। तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर और हमास के अंदर, और हमास ने ये अटैक किया। फिर आगे प्रेशर कुकर सिचुएशन, ये जितने मैंने आपको इवेंट बताए हैं, आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आपका रिलीजियस मस्जिद को गिराने की बातें कर रहे हैं, आपको फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इन सब से प्रेशर कुकर बन गया कंबाइन करके तमाम ने। और जब प्रेशर कुकर आपको पता है एक टाइम फटता ही है। दूसरा एक और अहम इशू था कि उस टाइम ईरान के अंदर भी सिविल अनरेस्ट था। अनरेस्ट क्या था कि जिस तरह हमारी यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स हुई हैं, इसराइल के अंदर भी जुडिशियल रिफॉर्म्स हुई थी। उसके अंदर यही था कि जुडिशरी की पावर्स बिल्कुल हमारी तरह, जुडिशरी की पावर कम करती थी, जुडिशरी को पार्लियामेंट के अंडर कर दिया था, सारी बातें वही जो हमारी हैं, और जजेस के तबादले और ये सब कुछ ये रख लिया था एग्जीक्यूटिव के हाथों में। तो जुडिशरी की पावर्स को कर्टेल किया, तो इसराइल के यहूदी अवाम बाहर निकल आए, अपनी गवर्नमेंट याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको मौका मिल गया। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो आपको मैंने बताया। उम्मीद है समझ आ गए होंगे, क्योंकि वो सवाल बिल्कुल पूछेगा इस पर करंट अफेयर में कि ये जो आपकी ईरान वार हुई है इसके पीछे फैक्टर क्या था, रेड सी क्राइसिस है इसके पीछे फैक्टर क्या है, लेबनान वार है उसके पीछे फैक्टर क्या है, तो सबके पीछे फैक्टर यही है जो आपको बताया। अब ये इनका है जी ज़ईफ, ये आप कर लें, उनका कमांडर इन चीफ था हमास का, और उनका जो हेड था, जो प्राइम मिनिस्टर कह लें या कुछ भी कह लें, ज़ईफ उनका कमांडर इन चीफ था, और वो जो था वो था, अभी नाम मैं बता देता हूँ आपको, मीनवाइल इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो। इसी टाइम के अंदर अगर आप टाइम देखें, या सनवार नाम था उसका, 22 सितंबर 2023 को, ये 7 अक्टूबर को हुआ है। और आप खुद देखें कि याहू साहब जो हैं ये पूरे ग्रेटर मिडल ईस्ट का प्लान पेश कर रहे हैं, जिसके अंदर इजिप्ट का इलाका भी है, कहाँ पे, यूएनओ के अंदर जाके। ये अब आपको पिक्टोरियल दिया। इसी तरह एक और बात बड़ी चल पड़ी थी कि भाई शायद हमास के ऊपर एटम बम चला दिया जाएगा या कुछ एटॉमिक कर दिया जाएगा। ये दो बंदे हैं, शेल्डन एंड डेल्सन, इनकी जरा शक्लें नापाक देख लें। मैरियम एल्डरसन, वाइफ ऑफ शेल्डन, ये पिक्टोरियल से ही सारी समझ आती है आपको। इन्होंने पूरी स्टेटमेंट पहले भी दी थी, अभी मेरे पास है नहीं, पहले भी एल्डरसन साहब की स्टेटमेंट थी कि एटॉमिक बम मार देना चाहिए इनको। ये पूरी है, ये पुरानी है, बट इस टाइम भी इसका ये ओबामा को उसने मशवरा दिया था कि यार इसराइल जो है एटॉमिक बम मारे, ईरान को भी मारे और हमास को भी तबाह कर दे, हिजबुल्लाह को भी, और ये सारा। उस टाइम इनके बयानात और बहुत ज्यादा तेज आ रहे थे। तो क्या करते हैं यहाँ पे, अब होता क्या है कि 7 अक्टूबर को ये तप गए होते हैं बिल्कुल हमास वाले, एक बड़ी डांस पार्टी फंक्शन हो रहा होता है बिल्कुल इसराइल के, यानी कि गजा के बॉर्डर के साथ। तो ये पैराशूट्स पे आते हैं सारे हमास वाले, वो टनल से आते हैं नीचे से, और इन पे हमला कर देते हैं। और हमला करने के बाद कुछ बोट्स भी इस्तेमाल करते हैं, सी बोट्स, और ये सारी पोर्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, अक्शलोन, अशदुद, ये इसराइल की सारी पोर्ट्स हैं, जैफा, तेल अबीब, हदीरा, हाइफा, अक्का बड़ी मशहूर है मुसलमानों के लिए, सलाहुद्दीन अयूबी, और ये सारा यहाँ पे वो बोट से हमला कर देते हैं। और ये सारे एनर्जी रूट्स हैं इनके। अच्छा, इनको जगह क्यों नहीं देता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारी गैस है, इसीलिए वो उसको नॉटिकल माइल्स नहीं बढ़ाने देते हमास को। अब ये ऑपरेशन होता है, इस ऑपरेशन का नाम क्या था, मेन मकसद क्या था, क्यों ये ऑपरेशन किया गया, क्या थी वजह, ये वजह थी ना, अल अक्सा फ्लड। तो ऑपरेशन का नाम रखा गया अल अक्सा फ्लड। डेट क्या थी, 7 अक्टूबर। तो इन्होंने क्या किया, सारा डिफेंसिव सिस्टम उनका खराब कर दिया, आयरन डोम वगैरह को, रॉकेट बहुत ज्यादा फायर कर दिया उन्होंने। आयरन डोम जो है, जो इनकी टेक्नोलॉजी है, जो कि रॉकेट को हवा के अंदर ही पकड़ लेता है, इतने रॉकेट फेंके कि बिल्कुल वो फारिग हो गया। सर्विलेंस सेंसर्स इनके बिल्कुल फारिग करते हैं। और वही जो आपको बताया, हमला किया, और हमला के अंदर 1200 बंदों को मार दिया हमास वालों ने। गलत किया, बट सिचुएशन आपके सामने। और 250 जो मेन बंदे थे उनको अगवा करके ले गए, जिसके अंदर एक बहुत मशहूर जर्मन की टैटू स्टार थी यहूदी, ड्यूल नेशनैलिटी थी। अब यही है कि हमास फाइटर्स एंटर्स हुए, 300 फाइटर्स थी, 3000 फाइटर्स थे, और उन्होंने ये वाला एरिया जहाँ डांस पार्टी हो रही थी कंट्रोल कर लिया। यूज्ड
पैराग्लाइडर्स जो आपको दिखा दिया, मोटर बाइक्स इस्तेमाल की इन्होंने, ट्रक्स एंड व्हीकल्स, ये ट्रक ले आए क्योंकि उस दिन वैसे भी जरा ना सुबह सुबह का टाइम था और ये लेजी हुई थी, इन्होंने काफी देख के अटैक किया था जो थी इसराइल की सारी आर्मी, वो उसी पार्टी के अंदर सारे मशहूर थे। स्मॉल बोट्स आपको बताइए यूज की, टनल नेटवर्क को यूज किया, ये मैं सारा समझा चुका हूँ। अटैक हो गया, अब इस अटैक को कैसे बर्दाश्त कर सकता था इसराइल, और उनकी मिलिट्री पोस्ट पे और नियर बाय इसराइली कम्युनिटीज पे इन्होंने कब्जा कर लिया। तो पहला इनका ये हमें नजर आता है कि इनका अग्रेसिव फ्रंट फुट पे जाके ये खेले हैं। इसराइली बॉर्डर सिक्योरिटी क्लैप्स हो गई है फर्स्ट फेज के अंदर। लीडरशिप जो ऑपरेशन की थी आपको मैंने बताया, इनका जो था प्राइम मिनिस्टर वो था याह्या सिनवार, और मोहम्मद ज़ईफ जो था वो आप कर लें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। रिजल्ट क्या हो गया, अब इसराइल ने जो किया है उसको पूरी दुनिया ने देखा है, डिक्लेयर कर दी। कितने बंदे हैं यार, 1200 मरे हैं, इतने तो एक सुसाइड अटैक 2-4 हो जाए तो, और 250 को वो किया है। बट जो उसके मुकाबले में हुआ है वो आप देखिएगा, इसके मुकाबले में फौरन ही इसराइल लॉन्च कर देता है ऑपरेशन जिसको कहते हैं सॉर्ड ऑफ आयरन। अब ये याद कीजिएगा, ये लाजमी बड़े इंपॉर्टेंट है। लॉन्च ऑपरेशन किस तारीख को करता है, उसी टाइम कर देता है, घंटों के अंदर ही। ये रिस्पॉन्स था अल-अक्सा फ्लड। अल-अक्सा फ्लड कौन सा था जो हमने किया था मुसलमानों ने। अब उनका ये जरा स्टेटमेंट देखनी है आपने, योव गैलेंट, ये उनका डिफेंस मिनिस्टर है, 9 अक्टूबर को वो स्टेटमेंट देता है, बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। ये कहता है कि एक तो हमने कंप्लीट सीज कर लिया गजा की, और उन्होंने दूसरा इसका गजा बना मुसलमानों को कहा था दे आर एनिमल्स, ह्यूमन नहीं है, ये एनिमल्स है, और इनको हम एनिमल्स की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि हम इनकी औरतों का रेप करेंगे, इनके बच्चों को हम मारेंगे। ये ओपन स्टेटमेंट है इसकी, किसकी, बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, इस तरह कभी हमने नहीं देखा। जैसे ये जंग होती है तो ये बड़ा ज्यादा बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख देते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर यही समझ लें कि एटॉमिक बम चल पड़ते हैं पूरी गजा स्ट्रिप के ऊपर। तो अब उसका दूसरा फ्रंट मैंने आपको बताया था, ये जो आपका ईरान है, ईरान के 3 दोस्त हैं, 3 के थ्रू ऑपरेट करता है, 3 एच के थ्रू। एक है हमाद, एक है हबीबुल्लाह, और एक है हादी। ये वैसे मजाक से बता रहा हूँ। एक है हमास, दूसरी है हिजबुल्लाह, और तीसरी है होतीस, होती। तो हिजबुल्लाह की लेबनान से करती है, पिछले में भी मैंने आपको बताया था। इन तीनों पे मैंने फोकस करना है सारा, क्योंकि असल सारी गेम ये नहीं किया। स्टार्टेड अटैक, नेक्स्ट डे वो अटैक शुरू कर देता है लेबनान से, बट ये बड़ा समझदारी से इसने बिल्कुल उसका जवाब नहीं दिया, बिल्कुल डिफेंसिव रहा है। इसराइल जो था बड़ा सिस्टमैटिकली चला। और इसी तरह जो होतीस होते हैं ये रेड सी से, अभी सारा मेरा फोकस इन्हीं पे होगा, अब सारा मैंने इन्हीं पे जाना है, क्योंकि पिछले लेक्चर में, क्योंकि जब तक ये नहीं बताऊंगा आगे आपको ईरान समझ ही नहीं आना। ये मिसाइल्स करते हैं दोनों, एक रेड सी से, ये अब आगे चल के मैं पूरा आपको बताता हूँ। अब जो अटैक किया था उसने भाई 72 लाख बंदा मार चुका है इसके अंदर। ये सारी सूरत हाल है आपकी, ये है आपका गजा, ये गजा की सूरत हाल की है इन्होंने, ये है गजा। चंद बंदे ठीक है, मैं उसको भी वो नहीं कर रहा, 900 अभी भी मार दिए ये पिछले 2 माह के बीच में। अब ये फिगर जरा देखिएगा कि 92% गजा जो है इस टाइम तबाह हो चुका है यार, 19% रह गया सिर्फ। टोटल डैमेज है, गजा इज अंडर फ्रजाइल। सीज फायर होते हैं कोई, लेकिन प्रैक्टिकल सीज फायर नहीं है, इसको मुसलसल तबाह किया जा रहा, किया जा रहा, किया जा रहा, किया जा रहा। तो कितने परसेंट गजा रह गया इस टाइम, 19%। सब मुसलमान वगैरह मार दिए इस वार के बाद, तो टोटल तबाही। अब जब इतना हो गया तो फिर हमारे ये मुर्शिद साहब भी आते हैं, ये असल में पूरा चलाते हैं इस टाइम नेटवर्क, आयतुल्लाह खुमैनी। ये इनके 3 दोस्त जो हैं वो यूं ऑपरेट करते हैं, ये जरा आपने बड़ा आराम से समझना। ये इनके होती, ये करते हैं यमन से, रेड सी पूरा है, ये है हमास, ठीक है, और उसकी बैक साइड से सारा चलता है हिजबुल्लाह, 3H। ये ऑपरेट किस तरह होते हैं, ये यहाँ से इनको पूरा चलता है, ये आपका चलता है इराक, इराक के अंदर इनकी है बदर ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे अहम इनके लिए है ये सीरिया का इलाका। यहाँ पे इनकी प्रॉक्सी भी है, फातमून ब्रिगेड है, जैनबून ब्रिगेड है, बट असल में इनकी गवर्नमेंट थी वहां पे अलवियों की। तो ये तीनों को अपने एक्टिवेट कर देते हैं साथ, ये कि भाई
ऑफ कोर्स ऑफ द रिकॉर्ड ही करते हैं, बट ये तीनों आपस में इकट्ठे हैं और ये सारे असल में क्या है, ईरान है। ये 3 H जो है, H1, H2, H3, तो यही सारा ईरान का है। इसको कहता है ईरान अपनी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, और अमेरिका इसको कहता है एक्सेस ऑफ ईवल। ये जो 3 उसका है, और सब छोटे छोटे हैं लेकिन असल में ये 3 है। तो हमने आज इन तीनों को स्टडी करना है। अच्छा, सारी सप्लाई लाइन जो ईरान की आती है ना, इनको खासतौर पे हिजबुल्लाह सबसे स्ट्रांग थी, जो बिल्कुल इस टाइम फारिग हो गई है, वो असद के थ्रू आती थी, बशरुल असद। ये कहाँ के थे? ये सीरिया के हैं थे, जिनको उतरवा दिया गया इसराइल में, अमेरिका ने पूरा मिलकर। पहले अभी देखेंगे आप तरीके से फारिग किया सारी अटैक्स। तो ये सारी सप्लाई लाइन इसकी कहाँ से थी? वो यहाँ से थी। ये देखिएगा, ये है ईरान, तो ये यहाँ से होकर सीरिया आ जाता है, या इराक में इसका पूरा है तो यहाँ से आता है, आके फिर ये यहाँ से पूरा ऑपरेट करता है लेबनान में, फलस्तीन में। तो ये थोड़ा सा समझाना बहुत जरूरी था। अब जैसे ही होता है, अब थोड़ा सा मैं जाऊंगा ये इसकी टाइमलाइन के ऊपर। गजा 24 नवंबर को इनकी सुलह करवा दी जाती है आरजी ट्रूस। कौन करवाता है? कतर, इजिप्ट, यूएसए। क्यों करवाते हैं? क्योंकि कतर का सारा जो है रुक जाता है। अभी ये आगे बताऊंगा। देखो, कतर ने अगर आना है तो यहाँ से आना है, आके ये यहाँ से जाना है। इसको सारा टफ टाइम दे दिया था ये यमन में, हूतीज ने। ये सप्लाई लाइन यहाँ से काट देते थे, इनको तो सिर्फ पैसे की पड़ी हुई है ना। इजिप्ट क्या है, इसके पास स्विस कनाल है, यहाँ से कुछ भी ट्रेड होगी, इसकी सारी आमदनी स्विस कनाल से चलती है, तो यहाँ से रुक जाती थी। इसलिए इसने और कतर ने, यूएसए का तो है ही ऑफ कोर्स, इनकी सुलह करवा दी। चलो थोड़ी देर के लिए हो। मकसद ये था कि यमन वालों को रोकें और यहाँ से लेबनान वालों को रोकें। और खास तौर पे सबसे अच्छा जो इसके अंदर खेला है इनकी तरफ से, वो यमन में खेला है, हूतीस यमन नहीं। तो मेन वजह इसकी यही थी, 13 दिसंबर को यूएस ने ऑपरेशन किया रेड सी के अंदर, जो भी हम आगे पूरा पढ़ेंगे। इस ऑपरेशन का नाम था प्रोस्पेरिटी गार्डियन। एम था प्रोटेक्ट करना जो उनकी शिप्स चल रही हैं, ये आगे मैं पूरा बताता हूँ आपको। 12 जनवरी को यूएस यूके ने फिर यमन पे स्ट्राइक्स की। इनका सारा फोकस होता जा रहा है, आप देखिए वहां से यहाँ सुलह की है, ये टाइम देखते जाए, यहाँ लड़ाई शुरू कर दी है। इसको कोई कलर और देता हूँ मैं, दूसरे यानी कि उनकी तरफ। और फिर इस पर अटैक किया इसराइल ने भी मिलके यमन के ऊपर, ऑपरेशन आउटस्ट्रेच्ड आर्म। टारगेटेड की हुदैबिया पोर्ट, किसकी? यमन की। जो मैंने अब रेड किया ये सारा यमन का है। जरा टाइम लाइन अब आप देखेंगे ना, आपको समझ आती जाएगी। यहाँ एक तरफ करते हो आप सुलह, ये जो है सारा गजा के साथ पूरा फोकस करके फिर इनको उड़ाने पे आप आते हो। ये आगे समझाऊंगा सारा। इसी तरह इस सितंबर को हिजबुल्लाह और हमास की लड़ाई बड़ी शिद्दत पे चली जाती है। मैंने कहा था कि इस पीरियड तक इसने फोकस ही नहीं किया, उनको कहा मारते रहो बम, जो करना करो। और फिर इनके खिलाफ ऑपरेशन किया है नॉर्दर्न एरोस, टारगेटेड हिजबुल्लाह, यानी कि हमास को पूरा खत्म किया। रेड सी में ऑपरेशन फिर इस तरफ आई। फिर अब ये यहाँ बड़ा टेक्निकल है, ये आपने समझना है। सीज फायर करवाया दोबारा सुलह लेबनान के साथ, फिर गजा के साथ सीज फायर करवाया। सब ड्रामे थे, आगे चल के बताऊंगा, पेजर आएगा। आज तक कोई सीज फायर नहीं है। एक जगह सीज फायर करते हैं, दूसरे पे अटैक करके ईरान पे चले जाते हैं। ये अभी आपको थोड़ा सा विजन बना होगा, अभी आगे चलूंगा तो पूरा बताऊंगा। अब सबसे पहले हमने समझना है रेड सी को। अब मैं जा रहा हूँ, गजा की आपको समझ आ चुकी है, गजा बिल्कुल तबाह हो चुका है, गजा में अब कुछ भी नहीं है। उसके दो और जो बाजू हैं ईरान के, वो अब हमने देखने हैं। एक रेड सी के अंदर हूतीस को अब मैं फोकस करूंगा, और लेबनान की तरफ फोकस करूंगा। हमास पे मैंने फोकस कर लिया। ये हूतीस कौन है यार? ये हूतीस जो थे ना यार, ये यहाँ पे है इनका यमन में, ये पूरी साइड इनके पास है। ये थे कौन? ये यार 9वीं सेंचुरी से एक इस्लामिक मूवमेंट है, और 1922 तक इनकी गवर्नमेंट रही है। कितने 100 साल देख लो आप, इनकी हुकूमत रही है यमन के अंदर। पहाड़ों में रहते हैं ये, वो जैदी शियाज हैं, आर्म ग्रुप इनको कहा जाता है। तो 1962 में इनकी गवर्नमेंट खत्म होती है, फिर यहाँ पे सेकुलर गवर्नमेंट आती है। 2014 में फिर ये गवर्नमेंट कायम कर लेती है, 2014 के अंदर। और इन्हीं को कहा जाता है इंसारुल्लाह। अब हमें रेड सी को पूरा समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको ईरान आगे सारी चीजें समझ तभी आएंगी जब ये सारा साथ चलेगा। तो इन्होंने ईरान का, सॉरी, ये सारा इलाका कंट्रोल किया हुआ, इंक्लूडिंग सना। सना सबसे अहम उसकी जगह है।
आफ्टर द गजा वार 7 अक्टूबर को ये भी ज्वाइन कर लेते हैं, हूतीज एंटर द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, और रेड सी के अंदर ये ऐलान जंग कर देते हैं। वजह क्या बताते हैं कि भाई ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया की जितनी भी ट्रेड होती है ना, 80% वो समुद्र के रास्ते होती है, ये सारे समुद्र हैं आपके, और सारी ट्रेड जो आपकी होती है ना, इवन ये अमेरिका है तो अमेरिका ने भी आना है, तो ये आपका है जिब्राल्टर, ये अंदर आया, यहां से ये सारा ये पूरी ट्रेड इस तरह होती है। यानी अगर एशिया से ट्रेड होनी है, जापान से होनी है, तो वो सारी कहां से जाएगी? ये देखें, यमन से जाएगी रेड सी, ये आपका है इंडियन ओशन, ये होगा आपका रेड सी, ये रेड सी से स्विस कनाल, मेडिटेरेनियन सी, ये यूरोप के अंदर चलेगा, ये सारा यूरोप है। और अगर आपने ऊपर अमेरिका जाना है तो ये मेडिटेरेनियन से आगे अटलांटिक, ये अटलांटिक है, इसके इस तरफ साउथ अमेरिका है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। तो पूरी दुनिया की ट्रेड देखो होगी नहीं, फंस जाएगी ये सारी। और दुनिया की 80% ट्रेड किससे होती है? समुद्री रास्तों से होती है। और समुद्री रास्तों के अंदर देखो तो मैं तो ये कहूंगा कि यार 100 नहीं तो 90% ट्रेड ये सारी यहां से। दुनिया का जो इस टाइम 12% ऑयल है जो यूरोप को जाता है, ये सारा यहां से जाता है, इस यमन के साथ। यमन इसको ब्लॉक कर दे, बात खत्म। और ये स्विस कनाल को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को कर दो तो बात खत्म। तो ये देखें, पूरी दुनिया की शिप्स चल रही हैं, कहाँ जाएंगी इस टाइम? पूरा ये मैप है, सारी ऐसी घूमती रही है, ये असल है। दूसरा है ये यूं जाएंगी, और यूं जाना बिल्कुल नामुमकिन है, आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। 28 किलोमीटर का ये है, आप गेट ऑफ हॉर्मज को कहते हो, बट मेरे मुताबिक उससे भी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। गेट ऑफ मंदीप, बाबुल मंदीप जो कहते हैं, ये जो आपको बता रहा हूँ, हूतीज के कंट्रोल में जो है, ये यमन है, ये हूतीज है और ये यमन है। तो उन्होंने इसको ब्लॉक और इन शिप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, उन शिप्स को जो वेस्ट की थी या इसराइल की थी। अच्छा, इसके फौरन सामने बैठा हुआ है रशिया, चाइना और दुनिया जहां ने यहाँ बनाई हुई अपनी बेसिस, लेकिन तमाम नाकाम हो गई। ये जबूती के अंदर बनी हुई है सारी बेसिस। अब स्विस कनाल जो है, इसकी देखो अहमियत ही खत्म हो जाती है। किस्म की गली है, यहाँ से आ रही है, अगर गली को यहाँ से बंद कर दो, बाबुल मंदीप को, जहाँ हूतीस बैठे हुए हैं, तो कहाँ जाएगी? ये जबूती है, यहाँ पूरी दुनिया की बेसिस है, तमाम आर्मीज यहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन कुछ नहीं कर देख रही। यूएसए है, कितने हैं मैं तो नक्शे भी नहीं पढ़ सकता, ये बैठे हुए हैं, स्पेन है, ये सारी दुनिया यहाँ बैठी हुई है। सबसे अहम ये है। तो हूतीस ने क्या करते हैं कि इसको कर लेते हैं इस पे वो। अब ये दुनिया की 50% तो बड़ा है ना, जिस तरह एआई के अंदर चैट जीपीटी है, क्लाउड है, तो जो शिपिंग है वो ये 5 बड़ी कंपनीज हैं, मिसार्क लाइन है, सीएमए, सीएमजीएम है, मैपकेक, लॉर्ड है, एमएससी है, ग्लोबल शिपिंग। ये कह देते हैं कि भाई हमने यहाँ से ट्रेड ही नहीं करनी। ये इनकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि अब वो डायरेक्ट इसके तरह मिसाइल्स देख लें जो हूतीस के पास हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा रेंज है 8000 किलोमीटर, या 5000 की है, 300 800, जबकि उनका जो फासला है इसराइल से, यमन का इसराइल की तरफ अगर हम जाएं तो वो 2000 किलोमीटर है। तो डायरेक्ट रॉकेट तो नहीं मार सकता, इसलिए वो रॉकेट इनको मारता है, जो इसराइल की शिप आती है या जो इसराइल के दोस्त की शिप आती है। हुदैबा, सना, अदम, ये सारे इलाके इनके पास है। अब ये जो शिप्स हैं अमेरिका वगैरह की, इनको ये मारता है। यहाँ पे भी आती है कोई शिप तो ठा होता है, और ये सारी लाइन जैसे तोड़ दी हुई है, ये देखिए चौक। तो लिहाजा हमास पे जब जुल्म हो रहा होता है तो ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं और सारा सप्लाई लाइन इनका काट देती है। स्विस कनाल फारिग हो जाती है जब यहाँ से होता है, तो कहाँ से जाना है? और ये जो कंट्रीज आपके फ्रांस, ये पूरी इनकी ट्रेड खत्म। तो उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। अब इसी तरह अगर यूक्रेन वगैरह से कोई भी चीज आनी है, ये सारा उनका है रास्ता। यूरोप से आता है, टर्की से, ये सारा यूं आता है। आगे ये है टर्की से नेटो है पूरा ये। तो उन्होंने भी यहाँ पे आना है, फिर स्विस कनाल से अंदर आना है और फिर यूं जाना है, सब चौक। इसी तरह एशिया का सारा चौक, तो पूरी इकोनॉमी को ये। तो यही सारी, अगर इवन चाइना की तरफ कोई चीज जानी है, ब्लॉक कैसे जाएगी? तो पूरी दुनिया की ट्रेड एक ही रूट बनता है, तो ये बनता है। और वो इतना खतरनाक है, वास्को डी गामा ने इसको किया था।
फिर यहाँ पे एक तो ट्रेड होगी ना, ट्रेड के अंदर वो आपसे पूछेगा इम्पैक्ट क्या है, तो इम्पैक्ट के अंदर आपको पाकिस्तान का पता है, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है यार, पाकिस्तान के अंदर गंदम होती है, पाकिस्तान के अंदर सर्दियों में क्या होता है, चावल होता है, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर आम होता है, पाकिस्तान के अंदर सर्दियों में क्या होता है, सर्दी में हमारे पास फ्रूटर दुनिया का बेस्ट है। इसी तरह आप चले जाओ इंडिया के अंदर भी यही एग्रीकल्चर है ना हमारी, वो सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से जाती हैं, और इसी तरह बाकी जो आपकी है सारी टेक्नोलॉजी वो सारी वहां से आती है, तो वो तो चौक होती है। उसके अलावा यार जो आपका ग्लोबल सेटअप है ना सारा, ये जो आपका इंटरनेट केबल्स चल रही हैं, एआई की केबल्स चल रही हैं, जो आपका बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है, वो सारी केबल्स हैं। ये थ्रेट दे देते हैं कि अगर आपने ज्यादा चलाई तो हम ये सारी भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सारा केबल नेटवर्क है दुनिया का, जो समुद्रों के नीचे, जिसका हमें कहा जाता है कि शॉक है। तो ये होतीज है, ये सारी इनकी है ईरान बेस्ड। ये आपका है पूरा यमन, ये इलाका कुछ अलकायदा के कंट्रोल में है, और ज्यादातर ये जो है ईरान के कंट्रोल में है, ये वाली साइड होतीज के थ्रू। तो यहाँ से वो पूरा ब्लॉक कर देती है। क्यों करती है? होतीज का क्या एजेंडा होता है? होतीज क्या कहते हैं? होतीज का एजेंडा क्या था कि वही सपोर्ट गजा के लिए हम ये कर रहे हैं, वही अपोज, हम इसराइल के खिलाफ हैं, वही विल टारगेट जो भी इसराइल से मिला होगा, वही विल कंटिन्यू जब तक आप ये जुल्म खत्म नहीं करोगे। रियल इनका एम क्या है? डीपर इनका यही है कि भाई इस्लामिक मूवमेंट है, इस्लाम फैलाना, और ये अपना इमेज अच्छा करना चाहते हैं रीजनल प्लेयर बन के बाबुल मंदीप के थ्रू, और चैलेंज करना चाहते हैं वेस्ट को और उनकी पावर्स को। असल वैसे इनका एम यही है कि इस्लामिक है और अपने इस्लामिक भाई की मदद करना चाहते हैं। तो ये इनका सारा था, और कुछ इनका अपना भी है, ये स्टेट बनाना चाहते हैं सऊदीया से लेके वहां तक, ये आपके इसराइल तक। इसराइल को गिरा के बात वही आ जाएगी। इंपॉर्टेंस क्या है कि रेड सी का आपको मैंने सारा बता दिया, मेजर ऑयल यहाँ से जाता है, गैस सब कुछ यहाँ से जाता है। अब अगर सवाल आ जाए तो फिर आप सवाल को ऐसा लिखिए कि इसके अंदर आपके 15-16 मार्क्स आने चाहिए। ये थोड़ा सा रेड सी को दोबारा समझ लें। जिबूती है इसके ऊपर, एरिट्रिया है, सूडान है, इजिप्ट है, स्विस कनाल है, इसराइल भी इसी पे लगता है, सऊदी अरेबिया भी इसी पे आता है, और सबसे अहम ये यमन है जो आपको पूरा मैं समझा चुका हूँ, और यमन का ये इलाका। तो उम्मीद है ये पूरी समझ आ चुकी होगी, और होतीस का भी समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि दूसरी जगह से ट्रेड क्यों नहीं हो सकती। ये जो जगह है ना, इसको कहा जाता है कोप ऑफ गुड होप, यानी कि रे ऑफ होप। क्यों? ये जगह की थी वास्को डी गामा ने, और एक तो ये रूट साफ नजर आ रहा है, लॉन्गर बहुत है, कॉस्टली बहुत है, डेडली है। डेडली क्यों कहते हैं मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक तो ये है कि एक तरफ ये आपका है इंडियन ओशन, और ये है अटलांटिक ओशन। ये दोनों इकट्ठे मिल रहे हैं, दो बड़े समुंदर। इसलिए यहाँ पे जब भी कश्ती आती है ना, तो यहाँ पे आप सारे देखते हो कि दुनिया के तबाह पड़े हुए हैं पुराने जहाज, तो इनको कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज पानी है, बहुत तेज है, डेप्थ है, इनको बड़ा करीब से जाना पड़ता है। और वास्को डी गामा पहला बंदा था जिसने प्रॉपर रूट डिस्कवर किया। बहुत खतरनाक रूट है, यहाँ सही तरह कश्ती चलती ही नहीं है, थोड़ा सा भटके तो गए। और फिर ये जो जजीरे हैं, यहाँ पे सारे पायरेट्स होते हैं, वो उनको लूट लेते हैं। तो डेडली है, इसको जो नाम इसका रखा था कैप ऑफ गुड होप, कि उम्मीद की किरण है, एक रास्ता निकला था। और पहली बार यहीं से वास्को डी गामा गया था सब कॉन्टिनेंट की तरफ, उसमें रूट किया था। तो इंडियन अटलांटिक मिलते आपको बता दिया, और स्लोअर रूट है। फिर ये देखने कि कितना लंबा रूट है उसके मुकाबले में, तो कैसे पॉसिबल है। अब सारी ट्रेड, वो जो शिपिंग कार्टेल था उसने कहा है कि हम मजबूरी है, ट्रेड तो करनी है, यहाँ से कर रहे हैं, इसीलिए जो सारी आपकी महंगाई आई हुई है ना, यही आई हुई है। अब जरा ये जो होतीस वाली वॉर है, इसको जरा देख लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। 7 अक्टूबर को जैसी हुई, तो होतीस जो थे 19 नवंबर को इन्होंने ज्वाइन कर ली, और पहला ज्वाइन तो उसी टाइम खैर कर ली थी। पहला जो इन्होंने इवेंट किया था गैलेक्सी लीडरशिप, एक शिप थी, इसको इन्होंने पकड़ लिया, किडनैप कर लिया। नवंबर दिसंबर में इन्होंने होतीस ने बहुत बड़े अटैक शुरू कर दिया, जो आपको बताएंगे। 18 दिसंबर को डेट देखती चाहिए, यूएस से लॉन्च्ड प्रॉस्पेरिटी गार्डियन इन पे कॉपरेशन किया, बिल्कुल नाकाम हुआ, कुछ नहीं कर सका इनका। उसके बाद फिर यूएस कंडेम्ड होती, यूएस ने इसको, यूएन ने कहा कि यार बंद करो, ये मत करो, कंडेम किया। कंडेम तो वो करती रहती है। जनवरी में यूएस यूके ने एक और इस पे अटैक किया, होतीस को टारगेट किया, तो ये यूके यूएस मिलके भी कुछ नहीं कर सके। जनवरी में एक और ऑपरेशन हुआ, पोस्पिडियन आर्चर एयर मिसाइल स्ट्राइक्स। ये जाके अब उन्होंने उसके अंदर किया, यानी कि उनके ऊपर। अब ये होतीस करते क्या है कि ये पहाड़ है सारे, पहाड़ों से ये डाले पे निकलते हैं, मिसाइल मारते हैं, अंदर चले जाते हैं। अमेरिका वगैरह का जहाज आता है, वो या तो पहाड़ों में लग जाता है या रेड सी में आके गिर जाता है।
तो ये थोड़ी देर के लिए निकलते हैं गारों से, फिर मारते हैं लॉन्चर, अंदर चले जाते हैं। 22 फरवरी को ईयू, पूरी यूरोपियन यूनियन ने इन पे ऑपरेशन किया एस्पाइड्स के नाम से, सब नाकाम हुए। तो ये थोड़े से आपको पता होने चाहिए ऑपरेशन के नाम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हम देख चुके हैं अमेरिका नाकाम हो गया, अमेरिका यूएसए के साथ मिलकर आया, सॉरी यूके के साथ नाकाम हुआ, सारे यूरोप के साथ मिलकर आया, नाकाम हुआ। यूएस स्ट्राइक्स हैड नॉट स्टॉप होती, शिकस्त खा गए अगस्त तक वहां पे। फिर मार्च मई के अंदर यूएस ने एक और ऑपरेशन लॉन्च किया, रफ राइडर, फिर नाकाम हो गए। फिर इनकी सुलह करवाई ओमान में, होती इसका सीज फायर, होती रिन्यूड मिसाइल्स क्लेम ऑन इसराइल। अब वो इसराइल तक क्लेम कर रहा है कि मैं अब इसको हिट कर सकता हूँ, कोशिश भी कर रहा है, अक्सर मिसाइल वहां पे मारता भी है, कुछ पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं पहुंचते, बट उसकी 100% रेंज में नहीं है। होतीस कैसे लड़ते हैं आपको बताया, उनके पास ड्रोन्स हैं, मिसाइल हैं, स्मॉल बोट्स हैं, मोबाइल लॉन्चर्स हैं, वही डाले वगैरह पे रख के आते हैं, हिडन कोस्टल साइट्स हैं, घरों में चले जाते हैं, माउंटेन्स हैं, केव्स हैं, मेथड्स क्या, फायर करते हैं, मूव करते हैं और हाइड कर देते हैं। बिल्कुल फिल्मी सीन है। दिस इज वाई इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल आप हमास को भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका भी मैंने बता दिया। इनकी हेल्प कौन करता है? ईरान, ये उसकी प्रॉक्सी है, कवर्ड एरिया, ये सी रूट को करती है, इनके पास स्मॉल बोट्स हैं, डोज हैं, ये भी स्मॉल बोट को कहते हैं, गल्फ ऑफ एडन उसी जगह को कहते हैं, रेड सी के साथ जो है। सोमालिया जो है ना, वो इनकी बड़ी हेल्प करता है, इनको असला शसला जो है ना, सोमालिया के जो है पायरेट्स वो पहुंचाते हैं, सारा ये असला भी वो लेके आते हैं पुर्जों में, फिर आगे पहुंचाते हैं। रेड सी का इम्पैक्ट क्या आ रहा है? अब आपको सवाल आएगा कि ईरान का क्या इम्पैक्ट है इस टाइम ग्लोबल इकोनॉमी पे, या लेबनान वॉर का क्या है, या गजा वॉर का क्या है? तो एक ही है भाई, रेड सी की वजह से गजा वॉर एक्सटेंड हुई, यही इसकी कॉस्ट थी। होतीज एंटर हुए बीइंग प्रॉक्सी। ट्रेड इम्पैक्ट आपके सामने है कि मेजर शिप्स आपको मैं पहले बता चुका हूँ, उन्होंने अवॉइड कर दिया। अब वो जो कोप ऑफ दी होप वाली है वहां से आ रहे हैं, बहुत लॉन्ग रूट है, पूरा मैं समझा चुका हूँ। स्विस कनाल जो है पूरी तकरीबन उसकी इकोनॉमी जो है ड्रॉप होके 61% डिक्लाइन हो गई स्विस कनाल से ट्रेड आज की डेट तक। इसराइल जो है उसकी 85% ट्रेड खत्म हो गई है। शिपिंग इम्पैक्ट क्या आ रही है? फ्राइट रेट्स ये छोड़ते हैं, चार्जेस, जैसे आपके हम पिज्जा हट मंगवाते हैं तो जो होते नहीं हमारे चार्जेस घर लेके डिलीवरी चार्जेस, अब वो कितने % बढ़ गए। अब शिपिंग से कोई चीज पहुंचाना 3 गुना कॉस्टली हो गया। तो वो चीज जो पहले आती थी 100 रुपए की, अब हमें मिलेगी 300 रुपए में। तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है भाई? आपकी गंदम महंगी हो गई, आपके चावल महंगे हो गए यूरोपियन मार्केट्स के अंदर, और जो यहाँ पे चीजें आनी है वहाँ की सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज आप ले आएंगे, वो सारी महंगी होगी। आज आप यहाँ बैठ के जो महंगाई देख रहे हो उसका सारा इम्पैक्ट ही यही है। तो मेजर क्या इम्पैक्ट आया? ऑयल का आप देख लो, गैस आप देख लो, अभी जो स्टेट फोर्बस में हुआ है उसने तो बिल्कुल ही कमर तोड़ दिया। फूड आप देख लो, जितने दुनिया के फर्टिलाइजर्स हैं ये सारे आते हैं आपके ये अफ्रीका से, मराकश से, मोरक्को से। फर्टिलाइजर नहीं होंगे तो आपकी यूरिया वगैरह सारा कुछ कैसे होगी आपकी फसल अच्छी? मशीनरी सारी यूरोप से आती है, कहाँ से आएगी? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फारिग, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल सारा आपका आता है बांग्लादेश वगैरह से फारिग, डेली आइटम्स फारिग। तो महंगाई आपकी इसी वजह से आ रही है ना। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो रहा है? डबल प्राइसेस हो गई हर चीज की। वो मोबाइल फोन जो आपको पहले मिलता था 1 लाख में, अब 2 लाख में हो गया। तो ये सारा मैंने अब आपको समझा दिया है कि क्या रेड सी का क्राइसिस था। गजा से मैंने शुरू किया, दूसरे एच होतीस पे आया, वो मैंने अब आपको पूरा समझाया। अब थर्ड फ्रंट का समझाता हूँ, हिजबुल्लाह फ्रंट। हिजबुल्लाह को समझने पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉक्सी है। हमें लेबनान को थोड़ा सा समझना होगा यार। लेबनान के अंदर जब बना था ना, 32 का एक सेंसस है, मुसलमान स्टेट नहीं है, यानी कि 51% वहां क्रिश्चियन है, 22% सुन्नी है, 19% शिया है और 6.7% दुर्जी है, और जो बाकी आपके हैं 1.3% ये बाकी वो लोग हैं। यानी कि कहने का मकसद है कि पर ये मल्टीपल किस्म की बहुत सारे यहाँ रिलीजन है। यहाँ का हमेशा जो सदर होता है ना, प्रेसिडेंट, वो क्रिश्चियन होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो शिया मुस्लिम होता है। अब यहाँ पे जो हमेशा ये ट्रेडिशन रही है, जो प्रेसिडेंट होता है, जिस तरह ये बशर एक नाम बता रहा हूँ, जो हमेशा वो पपेट होता है इसराइल की और अमेरिका की। इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ी वॉर भी रही है 70 से लेके 70
80 तक कर लेते हैं क्रिश्चियंस और मुसलमानों के। उसके बाद आपको मैंने बताया था फिर यहाँ पे आ गई थी, कब आई थी 70s के बीच में ही यासिर अराफात, उसने फिर इनको यहाँ पे टफ टाइम दिया था। फिर 1982 में यासिर अराफात को यहाँ से निकाल दिया था, तो फिर हमास आ गई थी यहाँ पे, सॉरी हिजबुल्लाह। तो वही सारी बात कि 82 के अंदर यहाँ पे हिजबुल्लाह आई, और हिजबुल्लाह के ये सारे लीडर्स हैं, पिछले लेक्चर में बताया था। सबसे अहम उनके लीडर जो हैं ये है हसन नसरुल्लाह, ये उनका हीरो माना जाता है। जिस तरह वहां हीरो हमने देखे, तो क्यों हीरो है, आपको बताया था कि एरियल शारून ने सारा थोड़ा सा लेबनान को स्टडी कर लेते हैं कि ये लतानी रिवर तक का इलाका पहले नहीं था, ये इसराइल था। फिर इसराइल ने 82 से 95 तक ये सारा इलाका लतानी रिवर और यहाँ तक इवन कब्जा कर लिया। उसके बाद जब हसन नसरुल्लाह आया तो 93 तक उसने ये इलाका वापस ले लिया, यानी कि ये उससे देखते हैं तो यानी कि ये यहाँ इतना उससे आज़ाद करवा लिया। फिर 93 तक ये सारा इलाका आज़ाद करवा के उसको वापस ले लिया। तो ये जो है सन 2000 के अंदर जो 1982 में कब्जा हुआ था वो सारा छुड़वा लिया। किसने छुड़वाया? हिजबुल्लाह ने, जो प्रॉक्सी थी एक इसराइल की, सॉरी ईरान की। 79 में ईरान ने इसको 1982 के अंदर बनाना शुरू कर दिया था। तो ये सारी सूरत थी, सारा कब्जा इसने छुड़वा लिया। किस ईयर में? इस वजह से हीरो। बट आज सूरत हाल क्या है, दोबारा यहाँ तक चला गया, इससे भी आगे चला गया इसराइल। आगे चल के बताऊंगा। तो ये थोड़ा सा आपको बताना जरूरी था कि बहुत स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग उसकी प्रॉक्सी थी। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बता चुका हूँ। आप इसका देखते हैं कि गजा वार के अंदर इसकी कैसे एंट्री होती है। इसकी जरा डेट्स पढ़ी आपने देखनी है, फिर ही आपको आज ईरान की वार समझ आएगी कैसे अटैक हुआ। 8 अक्टूबर को अगले दिन ये शामिल हो जाते हैं नॉर्दर्न फ्रंट से, इसराइल के नॉर्थ की तरफ। इनका साउथ बनेगा, ये नीचे की तरफ है ना, यहाँ से देखो ये इसराइल है, तो यहाँ से आएंगे। इसराइल का नॉर्थ है, इनका साउथ है, तो नॉर्दर्न फ्रंट यानी कि यहाँ से इन्होंने अटैक कर दिया इसराइल की तरफ। एम क्या था कि भाई गजा वालों की मदद की जाए, इसराइल की तवज्जो डिवाइड की जाए और वो गजा वालों पे इतना तशद्दुद ना करे, नॉर्थ की तरफ सारा फोकस हो जैसे वॉर्स के अंदर होता है। अक्टूबर के बीच में, सितंबर के बीच में डिस्टेबलाइज करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इसराइल बड़ा समझदार रहा, डिफेंसिव रहा। उसने बिल्कुल फोकस नहीं किया। उसने गजा वालों को सप्रेस करना, उन पे बम चलाना, उन बेचारों को बिल्कुल तबाह करना जारी रखा। हिजबुल्लाह मारती रही इसराइल पे, बट कोई ना हुआ। बट इस पे इम्पैक्ट ज्यादा कौन आया? 94% जो यहाँ लोग रहते थे नॉर्थ में, और 14%, सॉरी 94,000 इसराइलीज और 1.4 मिलियन लेबनीज, कोई 2.5 लाख के करीब, 2.5 लाख कर लेते हैं बंदा। यहाँ पे आम पब्लिक जो थी उसको इलाका छोड़ना पड़ा बमबारी की वजह से, बट इसराइल ने इस पर अटैक नहीं किया। अब यहाँ जरा आपने समझना है, क्योंकि ये अगर करंट अफेयर में भी आता है तो आज AI का बड़ा ज्यादा है। पेजर अटैक्स, ये पेजर क्या था? वॉकी टॉकी अटैक, ये जरा समझना या रुक के। अब देखो, ये मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि मोबाइल फोन में ऐसी टेक्नोलॉजी इसराइल के पास थी कि वो फौरन इनको हिट कर देता था। ये मोबाइल फोन की जगह एक और टेक्नोलॉजी होती है पेजर, वो भी एक मोबाइल टाइप ही होता है, बट उसके अंदर कोई इतना सिस्टम नहीं होता। तो आप ये समझो कि वो एक किस्म का पुराना कंप्यूटर टाइप है, मैसेजिंग के लिए किसी ने यूज किया हो, या जिस तरह वॉकी टॉकी है वो ये यूज करते थे, मोबाइल यूज नहीं करते थे। इसराइल ने क्या किया कि उनके जहां से उन्होंने वॉकी टॉकी खरीदे थे, उस पूरी कंपनी को अपने एजेंट्स के जरिए से सारे वॉकी टॉकी खरीद लिए, उन सब के अंदर बम फिट कर दिए। और जैसे ही ये मिले सारे वॉकी टॉकी पेजर्स हिजबुल्लाह वालों को, तो सारों ने जब वो खोला तो सब टारगेट में आ गए और सारे को सारों के उड़ गए। कि पेजर को जैसे ही खोलते थे तो था बम फारिग। ये बड़ा मशहूर हुआ है, इवन के आम पब्लिक जो थी जिसके पास भी पेजर थे लेबनान के अंदर, वो सब के सब पे धमाके शुरू हो गए। तो ये बम बन गए सारे। इससे 39 टॉप लीडरशिप हिजबुल्लाह की फारिग हो गई, और 34 के करीब जो उनकी लीडरशिप थी वो जख्मी हो गई। और हिजबुल्लाह का क्या था, कमांड सिस्टम ही पूरा खत्म कर दिया। अब देखो इसराइल ने क्या किया, उनका मेन लीडर कौन है? हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह क्या है कि तहखाने के नीचे ऐसी जगह पे है कि जिसको आप ट्रेस ही नहीं कर सकते। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि उसकी पूरी सप्लाई लाइन काट दी है। अब ये सारा कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो गया। नेक्स्ट डे इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। पहले सप्लाई लाइन की हमला नहीं किया, नेक्स्ट डे इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन का नाम था नॉर्दर्न एरो, लॉन्च्ड नॉर्दर्न एरोस।
नॉर्दर्न एरोस टारगेटेड क्या किया, हिजबुल्लाह की कमांड को डायरेक्ट अटैक शुरू कर दिया। पहले पेजर्स के जरिए से वेपन्स किए, स्टोरियों पे मारे, जहां जहां घर थे लॉन्चर मारे, मिलिट्री साइट्स जहां जहां थी हिजबुल्लाह की सबको तबाह कर दिया। और इसी के नतीजे में 27 सितंबर को हसन नसरुल्लाह जो थे वो, अब चूंकि कम्युनिकेशन नहीं थी तो वो भी बाहर आए होंगे किसी जगह पे कम्युनिकेट करने के लिए, जिस तरह ईरान के अभी हुआ है आयतुल्लाह के साथ। तो ये बैरूत के अंदर इनको शहीद कर दिया गया साउदर्न पार्ट में। हिजबुल्लाह की मेन लीडरशिप, जिस बंदे का मैंने आपको बताया, इसको सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले सप्लाई लाइन काटी, फिर उनकी जो मेन लीडरशिप थी उनको कुचला, अंदर गए और मेजर शॉक हुआ, चेन ऑफ कमांड ही दी रही है अब हिजबुल्लाह के अंदर, इसलिए इस टाइम ये परफॉर्म ही नहीं कर पा रही। अब इसके फौरन बाद इन्होंने अटैक कर दिया अक्टूबर 2024 में। डेट्स को जरा देखना है, अक्टूबर है, ठीक है। आगे देखिएगा इन्होंने जो गवर्नमेंट गिराई है असद की, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया साउदर्न लेबनान के अंदर। पहले लीडरशिप तबाह की, फिर ये, और बॉर्डर के अंदर दाखिल हो गए। उससे पहले दाखिल नहीं हो गए, उससे पहले देखो क्या कर रहे हैं, पहले एआई का इस्तेमाल किया, दूसरा फिर ड्रोन से मारा है इन्होंने, अब डायरेक्ट स्ट्राइक शुरू कर दी। और रिकैप्चर्ड एम इनका था दोबारा रिकैप्चर्ड अपना इलाका करना, जो 2000 तक लतानी लेबर तक जो जाता था। अब ये जरा देखना है आपने, ये इनकी सुलह करवा दी इस टाइम में यूएस फ्रांस ने, क्योंकि उनका इरादा था कि इनको पूरे तरीके से, पहले उन्होंने कुचल दिया हमास को, अब इनको खत्म करवाना है। क्या तारीख है, 27 नवंबर, वार चल रही है बट इनकी सुलह करवा दी। सुलह डेलिब्रेटली करवाई थी अमेरिका ने और फ्रांस ने। क्यों? इनको मैंने बताया था सप्लाई लाइन सारी कहां से आती है, वो आती थी सीरिया में। सीरिया में कौन था इनका, बशर अल असद था। तो इन्होंने, अब ये डेट देखिएगा एक बार मैं कलर और कर दूं ताकि ये चीज समझाना बहुत जरूरी है, फिर आप जैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा इजीली टैकल कर लेंगे। ये डेट को मैं एक बार और फोकस करता हूँ एक और कलर से। ये देखिएगा डेट 27 नवंबर है। इस डेट को बशर पे अटैक करते हैं सीरिया के अंदर, क्योंकि सारी सप्लाई लाइन यहां से थी। बशर की गवर्नमेंट यहां से गिराई जाती है, सीरिया पे जो ईरान का रूट था हिजबुल्लाह का, वो ईरान और हिजबुल्लाह का रूट काट दिया जाता है और इनका कॉरिडोर पूरा खत्म हो जाता है। और इसके बाद फिर ये क्या करते हैं, दिसंबर, इसराइल मूव्स टू सीरियन बफर जोन, जो सीरिया का इलाका होता है उसको पूरा कट ऑफ कर देता है। सीरिया एंटर द गोलान हाइट्स। इसराइल माउंट हरमन जगह है, इसराइल ने पहले का एग्रीमेंट किया हुआ था, पीस एग्रीमेंट सीरिया के साथ, वो कहता है बशर नहीं रहा तो पीस एग्रीमेंट नहीं है, अंदर दाखिल हो जाता है और जो लेबनान की तरफ फूट जाता है उसको काट देता है। ये भी मैप से समझाऊंगा तो बात आपको ज्यादा क्लियर समझ जाएगी। ये देखिए, ये ईरान से इसका रूट है, यूं आता है, यूं ये यहां तक इसका है, ये सारा काट दिया इन्होंने यहां, बल्कि ये पैटर्न है, ये ईरान का सारा रूट था। ये असद को सप्लाई कर देते थे, बशर अल असद को, बशर अल असद हिजबुल्लाह को करता था। अब यहां से इसराइल आया और आज के ये सारा इलाका उड़ा के लिया। यहां देखिए ये सारा ये किया है सबसे पहले उसने, पहले इनको उड़ाया ताकि सप्लाई ना आए ईरान से। और इसके अंदर कौन कौन प्लेयर थे बशर को गिराने में, इसराइल था, यूएई था, इसके साथ ईरान था ऑफ कोर्स, और रशिया था। चलिए हम इतनी डेप्थ में नहीं जाते, मिडल ईस्ट का ये है टॉपिक। और क्या करते हैं आज की डेट तक इन्होंने 4 दिन पहले, ये आपको याद है यहां तक थे, ये मेन कहां तक गए थे, यहां तक गए थे, ये लतानी रिवर तक, जो इनका 2000 तक चले मैं दिखाया था, ये 2000 यहां तक इसराइल कब्जा कर गया था, आपको बताया। बल्कि ज्यादातर ये देख लें, ये इनका था एरिया जब पीक पे रहा, और ये इनकी मेन थी बरूत तक। ये मेन रिवर है लतानी रिवर। लतानी रिवर के ऊपर मेन जो जगह है ना, वो ये फोर्ट है, किला। इस किले के नीचे वो दरिया चलता है, इसका नाम है बिफोर्ट कैटल। अब इस कैटल तक जो कब्जा करता है वही लतानी रिवर पे करता है, सबसे ऊंची जगह है और सबसे ज्यादा ये डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम जगह। इस पे दोबारा लास्ट मंथ मई के अंदर कब्जा कर लिया इसराइल ने लेबनान के अंदर। अब ये वो जगह है, यहाँ एक और मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये सारा सीरिया का उसने बफर जोन भी कब्जे में कर लिया, और ये सारा इलाका जहाँ लतानी रिवर है इस तक, यानी कि टू काट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वही 1982 वाली पोजीशन पे आ चुका है। दोबारा सारे इलाके कब्जे कर गया, सीरिया का भी बहुत सारा इलाका कब्जा कर गया। वो जो ग्रेटर इसराइल वाला प्रोग्राम है वो बड़ी तेजी से जारी है, और ये सारा जो है आपको मैंने बताया था असल में हो रहा है ग्रेटर इसराइल के लिए।
अब उसके बाद क्या होता है, यूएस अटैक कर देता है ईरान पे। देखो इसने एक तरफ हमास को पहले ठिकाने लगाया, फिर इसने हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाया, रेड सी में एंगेज किया, वहां इतना कामयाब नहीं हुआ, फिर ये आया ईरान की तरफ, उसके बीच में सीरिया को गिराया इसने। 28 फरवरी को ये अटैक कर देता है ईरान के ऊपर, हम सबको पता है, मिलकर अटैक करते हैं इसको। जो यूएसए की तरफ से ऑपरेशन था, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था, इसराइल की तरफ से था, उसका नाम था ऑपरेशन रोरिंग लाइन, जिसमें ईरान की लीडरशिप, हम सबको ही पता है, आयतुल्लाह ख़ुमैनी तमाम लीडरशिप को मारा गया। जैसे लीडरशिप मरती है तो हिजबुल्लाह के लिए मस्त था, 2 मार्च को हिजबुल्लाह दोबारा अटैक करता है। इसराइल पर करना ही था उसने, बट उसकी सप्लाई लाइन कट गई हुई थी, उस तरह कामयाब नहीं होते। यूज मिसाइल करता है, रॉकेट करता है, बट बहुत एक कमजोर किस्म का ये ऑपरेशन था। अब इसका भी फिर उसी तरह लेबनान पे हमला करता है जिस तरह उसने हमास पे किया था। बहुत वीक हमला था हिजबुल्लाह का, मैसिव। अब यहाँ सारा वही रिपीट हो रहा है, हमास वाला। मार्च और मई के अंदर मैसिव कैंपेन करता है वो लेबनान के अंदर। देखो पहले लेबनान के अंदर थोड़ी थोड़ी कर रहा था, उसने पहले क्या किया, पेजर के जरिए से मारे, फिर हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया, फिर थोड़ी सी स्ट्राइक करके इलाका कब्जा कर लिया। लेकिन अब ईरान के बाद पूरा फोकस ही यहाँ पे है, हैवी अटैक्स करता है और टारगेटेड कर करके पूरा उसने इसको भी हम वो बना दिया गजा। इतने बंदे मर चुके हैं, 1 मिलियन बंदे यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। पूरी रिपीट हो रही है हिजबुल्लाह वाली यहाँ पे। मई के अंदर इसराइल एक्सपेंड्स डीपर, साउदर्न के अंदर चला गया, और वो बताया आपको मैंने कि उनके किलो तक फतह कर लिया, और साउदर्न लेबनान पूरा इस टाइम डीपर अंदर जाके कब्जा कर चुका है। ये सारी सूरत हाल है। अब इसमें भी जिस तरह वहां हम देख रहे थे, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी कुछ स्टेटमेंट्स बता देता हूँ। ह्यूमन राइट्स वॉच कह रही है कि ये लेबनान के अंदर बहुत ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है। ये जो है तैयब अर्दगान, इन्होंने दोनों वार्स के बाद इसको कहा ये हिटलर से भी बदतर है, याहू जो है। फिर आपको पहले भी बताया था कि व्हाइट फास्फोरस इसराइल ने यूज कर दी है गजा के अंदर भी, लेबनान के अंदर भी, 2026 में यहाँ और गजा में। और ये ऐसा होता है कि जिसके साथ इंसान जो है पानी से भी वो आग नहीं बुझती। ये सिचुएशन है जी उसकी तबाह, और ये सारा इलाका यहाँ तक कब्जा हो गया। इसको कह रहा है कि भाई ये मेरा बफर जोन है। बफर जोन क्या है, यहाँ पे पूरे टैंक शैंक रख के आबादी बनाना शुरू हो गया। ये वही है जिस तरह उसने वेस्ट बैंक पे पहले किया था, फिर गजा के अंदर किया था, और उससे पहले हमने देखा था कि पूरे वॉर्स के बीच में जो उन्होंने चेंज किया। अब ये दोनों मैंने आपको कैसे लेके चला हूं, मैंने दोनों एच आप आपको करवा दिए, तीनों एच, हमास, हिजबुल्लाह लेबनान का और हौतीस का। अब मैं दोबारा आ रहा हूं गजा की तरफ, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अब मैं दोबारा गजा की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि मेरा टॉपिक है फलस्तीन इशू। बट जब तक ये मैं समझाता नहीं, क्योंकि मेरा ईरान इशू नहीं है समझाना, क्योंकि ये लिंक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा हो गया। ईरान के अंदर ईरान पे जाऊंगा, गजा की तरफ दोबारा आ रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे से होके। सीक्वेंस इसका इसी तरह बनता था, क्योंकि मैंने दोनों वो डेप्थ में समझाने थे, और इशू मैंने खत्म करना है फलस्तीन इशू। ट्रंप अब जैसे ही आता है, ये पिछले वाकयात हमने सारे देख लिए, तो वो कहता है कि मैंने इस जंग को बंद करना है, क्योंकि जब तक अब आप ये नहीं समझेंगे आपको समझ नहीं आएगी ग्रेटर कि फलस्तीन के अंदर चल क्या रहा है। 47वां प्रेसिडेंट है, 4 फरवरी को चार्ज लेता है, और रेवीरा का एक प्रपोजल देता है, बताता हूँ क्या है, गजा डेवलपमेंट का, रवीरा ऑफ मिडल ईस्ट बनाएंगे। जैसे ट्रंप आया था तो आपने टीवी पे भी देखा होगा, उसने कहा था कि भाई फौरन जंग खत्म करो, फौरन जंग खत्म करो, इसराइल को भी और हिजबुल्लाह को भी। अब दोबारा हम गजा के अंदर जाते हैं, तो उसने कहा कि मैं इसको रवीरा बनाऊंगा। रवीरा क्या था, ये फ्रांस की एक पोर्ट है, बहुत खूबसूरत, या जिस तरह आप देख लो कि दुबई है, UAE है, बड़ा खूबसूरत, जिन्होंने वो विजिट किया हुआ है, तो कहता है मैं उसको वो बनाऊंगा। और क्या कहता है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि मैं टेक ओवर करूंगा, कि अब इसके ऊपर मैं रहूंगा। अब ये चीज बड़ी समझ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। गजा वार पहले ही कितने परसेंट रह गया, 19%, 81% तबाह कर दिया। ट्रंप जैसे पावर में आता है तो क्लेम करता है मैंने मिडिल ईस्ट का मसला सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, 27 फरवरी को 4 फरवरी को स्टेटमेंट देता है, साथ उसका दोस्त याहू बैठा होता है, की स्टेटमेंट के यूएस विल टेक ओवर गजा। तो यार इतनी कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट है, तो कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे कैसे आके बैठ सकता है। अब मेन इसका आइडिया क्या था, वो ग्रेटर इसराइल, यूएस कंट्रोल सुपरविजन ऑफ गजा, गजा की रीडेवलपमेंट करनी है हमने। असल कह ये रहे थे रवेरा बनाएंगे इसको मिडिल ईस्ट का, बड़ा खूबसूरत, बट इसको कंट्रोल कौन करेगा, अमेरिका, और उसके नीचे ट्रस्ट बनेगा। ट्रस्ट क्या होगा, मुख्तलिफ मुल्क जो है वो उसमें फंडिंग करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन इसकी होगी, इन्वेस्टमेंट होगी गजा के अंदर,
इसके अंदर एक्सटर्नल मैनेजमेंट रीबिल्डिंग प्रोसेस होगा। और क्या होगा, ये इसको टूरिस्ट का हब बनाएंगे गजा को। यहाँ पे बड़े खूबसूरत 8 स्टार होटल होंगे, एक एयरपोर्ट बनाएंगे, रिंग रोड बनाएंगे, एआई टेक्नोलॉजी। एलॉन मस्क को कहा गया था कि यहाँ पर पूरा सेंटर बनाएगा कि दुनिया इसको देखेगी। बट होगा क्या, यहाँ पे जो मुस्लिम्स रहते हैं, जो वैसे ही थोड़े से अब रह गए हैं, 81% तो आपने पूरा गजा मार चुके हो, उनको रीलोकेट किया जाएगा। 2 मिलियन रह गए हैं सिर्फ फलस्तीनी, उनको यहाँ से निकाला जाएगा, उनको शिफ्ट किया जाएगा सोमालिया में, सोमालिया आइलैंड में, लिबिया में। तो बात हुई ना, ग्रेटर इसराइल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब लीगल इस पे जो डिबेट शुरू हो गई, इसको कहा गया जितनी भी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, आप किसी को उसके घर से कैसे निकाल सकते हो। फिर ये वायलेशन है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या है, जंगों के कवानीन है। इस तरह के जंग करने के बाद भी कुछ पोस्ट जंग के कवानीन है। जेनेवा कन्वेंशन के तहत बने हैं, उसके तहत भी वही है कि भाई किसी की आप जमीन शमीन नहीं ले सकते, किसी को आप फोर्स नहीं निकाल सकते। अब आपका घर है, आपके घर से कोई चलो यहाँ से पाकिस्तान से निकल जाओ और जाके आप सोमालिया आबाद हो जाओ। ग्लोबल रिएक्शन इस पे क्या आया, इस ट्रम्प के प्लान पे फलस्तीन ने रिजेक्ट कर दिया इसको। इवन फलस्तीन से मेरी मुराद है हमास ने भी, और दूसरी जो अल-फतह है उसने भी। अरब कंट्रीज ने भी रिजेक्ट कर दिया। इतना बेवकूफाना प्लान। मुस्लिम वर्ल्ड ने बड़ा क्रिटिसाइज किया, ये क्या करने वाली बात है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रम्प को कहा ये क्या हो रहा है, वाई फेल। यार आपने फलस्तीन को तो कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया, फियर ऑफ, आप उनको वही बात कर रहे हो जो पहले चल रही है, उनके साथ वही ग्रेटर इसराइल वाली बात होगी। गजा के ऑनर है यार, उनकी जमीनें हैं, पहले आपने इतना कुछ कर दिया, अब वो मार मार के उनको यहां से भी निकालना है। तो फाइनल असेसमेंट क्या थी, ये जो प्लान पेश किया गया हाईली क्रिटिसाइज्ड हुआ, कंट्रोवर्सी बन गया। तो ये बात को भी समझ आ रही होगी, जैसे ट्रम्प साहब आए तो ये प्लान लेके आए। उनका माइंड क्या था, माइंड ये था कि भाई मुसलमानों को निकाल के, सबको निकाल के इसको एक 5 स्टार होटल बना देंगे। उसके बाद क्या होता है आप जरा आगे देखिएगा। ग्रेटर इसराइल के लिए 15 मई यमन में ऑपरेशन करते हैं, ये पहले बता चुका हूं, राइडर होतीस को किया जाता है ट्रम्प, फिर फेल होते हैं। फिर गजा के अंदर जो सीज फायर होता है वो दोबारा खुल जाता है, इसराइल दोबारा इसके अंदर जाता है और स्ट्राइक्स करता है और एक और नया ऑपरेशन लॉन्च कर देता है, ऑपरेशन स्ट्रेंथ एंड सोर्ड। और जो 19% इलाका रह गया था उस पर भी अब कब्जा कर दिया। एक तरफ ट्रम्प प्लान दे रहा है, दूसरी तरफ कब्जा कर रहे हैं। जरा डेट्स देखिएगा। उसके बाद गजा में अगेन अग्रेसिव हो जाता है, ऑफेंसिव हो जाता है और एक और ऑपरेशन करता है इसराइल, ऑपरेशन जैबेदून कैरियर्स। एम कि गजा पे और कंट्रोल करें। अब ये करने के बाद डायरेक्ट अप करता है अटैक ईरान के ऊपर जाके, जो आपने देखा होगा जब पाकिस्तान की वॉर हुई थी मई के बीच में, उसके बाद आपने देखा था कि डायरेक्ट अटैक कर दिया था इसराइल ने वहां पे। और ऑपरेशन का नाम रखा था राइजिंग लॉयन, यानी कि दौड़ता हुआ शेर। ईरान को टारगेट किया गया, कहा गया ये ईरान के अंदर पूरा पढ़ाऊंगा कि यहाँ भाई न्यूक्लियर बम बना रहा है, उसके करीब चला गया है। पहले देखो उसके सारे हाथ काटे हैं, हिजबुल्लाह को काटा है, हमास को काटा है, हुतीस को एंगेज किया है। फिर आके ये 13 जून को ईरान भी बहादुरी का मुजाहरा करता है, शेर का बच्चा साबित करता है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस करते हैं और मिसाइल मारते हैं ड्रोन्स इसराइल की तरफ। अब जब बेबी अमेरिका की उस पे होता है, इसराइल बेबी है ना उसकी, तो वो भी अट्रैक्ट कर देता है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च करता है, मरदूस, नंतास, इस्फहान, ये तीनों उसके हैं न्यूक्लियर प्लांट्स, इनको तबाह कर देता है। बदले में वो 23 जून को बशारत अल फतह के फतह की बशारत ऑपरेशन करता है उनकी पोर्ट्स के, वो जो है उनकी जो सामने अमेरिकन बेसिस बनी हुई है यूएई के अंदर, सॉरी कतर की बेस पे, ये भी अटैक करता है। जिस तरह आज आपने देखा होगा उसने बहुत शदीद की है, वो ईरान के इशू में करवाऊंगा। 24 जून को इनकी दोबारा अमेरिका कहता है चलो यार अब दोस्ती कर लेते हैं, बहुत हो गया। अब देखें तो हो क्या रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बीच में, है सारा वही जहां से हमने शुरू किया था ग्रेटर इसराइल, सब वही चल रहा है बट मॉडर्न आ गया। 29 से 30 सितंबर को ट्रम्प का पहला प्लान नाकाम हो जाता है तो एक नया प्लान देता है, इसको कहते हैं रोड मैप फॉर पीस। पहले इसने करवाया इब्राहिम अकॉर्ड, फिर रवेरा का कॉन्सेप्ट लेके आया, फिर 30 पॉइंट्स लेके आया। अपने बैकग्राउंड क्या था, ट्रम्प कहता है मैंने मसले को सॉल्व करवाना, पीस। वो कहता है दोस्ती करो दोनों, सीज फायर करवाता है, जो होस्टेज एक दूसरे के किए हुए हैं उनको वापस करो, इसराइल वालों ने जो कैदी बनाए हुए हैं फलस्तीन के उनको वापस करो, और जो फलस्तीन वालों ने यानी कि हमास वालों ने कैदी बनाए हुए हैं उनको वापस करो। फिर वो कहता है कि यहाँ मैं रिकंस्ट्रक्शन करूंगा, पोस्ट वॉर गवर्नेंस करूंगा,
प्रोग्राम वही है पिछला, बट वर्डिंग चेंज है। एग्रीमेंट डेट क्या है? ये प्लान जो अनाउंस करता है वो करता है 29 सितंबर को। इस पे एग्रीमेंट हो जाता है, नो प्रॉपर एग्रीमेंट बन के सामने आता है 9 नवंबर को, और सीज फायर सुलह होती है 10 अक्टूबर को। फिर इसके अंदर फर्दर टॉक्स होती हैं 13 अक्टूबर को इजिप्ट के अंदर। इसके तहत क्या होता है? बोर्ड फॉर पीस बनता है कि इसके मसाइल के हल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिसका हट होगा, टोनी ब्लेयर ये भी बहुत बड़ा ज़ायनिस्ट है, ये होगा, याहू होंगे। अब खुद आप देख ले ये बंदे कौन से हैं, तीनों हाईली कंट्रोवर्शियल, ये चलाएंगे जी उसको। इसके अंदर सपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं? यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर, यूएई, इजराइल, सबके इंटरेस्ट। करना क्या था जी इसके बीच में? इमीडिएट फौरन भाई खत्म करो, उसने कहा। आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स वो वापस चली जाए गजा से, एक लाइन बता दी थी कि जहां तक रहोगे, और हॉस्टेज को 72 घंटे के अंदर दोनों छोड़ेंगे। हॉस्टेज का प्रिजनर्स का एक्सचेंज हो गया, 250 जिनको उम्र कैद हुई थी बेकसूर हमास के, उनको छोड़ा गया। यहाँ से इन्होंने 1700 जो थे गजा के अंदर डिटेन जिनको किया हुआ था हमास वालों ने, उनको छोड़ दिया, यानी कि कैदियों का तबादला हुआ। अब सबसे अहम बात ये है, इसके अंदर कहा गया था कि जो हमास है वो बैन होगी। हमास वहाँ की मेन पार्टी है कि हमास पे पाबंदी लगेगी, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास टू डिसआर्म वो छोड़ देगी, ठीक है ना। गजा टू बी डीमिलिटराइज्ड, नो फ्यूचर मिलिट्री रोल फॉर हमास, हमास कोई मिलिट्री नहीं रख सकती, कोई असला नहीं होगा, और ये तकरीबन एक किस्म की बैन है। और यहाँ पे एक नई गवर्नमेंट लाई जाएगी, अमेरिकन स्पॉन्सर्ड टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, हमास नहीं होगी, और ये टेक्नोक्रेट्स चलाएंगे, अमेरिकन एक्सपर्ट्स, कुछ भी हो सकते हैं वो, जिस तरह यहाँ हामिद करजई को लेके आए थे। फिर यहाँ एड दी जाएगी, ह्यूमैनिटेरियन एड गजा के अंदर, इंटरनेशनल तमाम कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड बैंक वगैरह एड देंगे, और इसको वो जो पिछला प्लान था उसी की कंटिन्यूएशन थी। फिर यहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्स वापस चली जाएगी, और उसकी जगह एक नई फोर्स आएगी, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसका पाकिस्तान में भी बड़ा रहा था कि पाकिस्तान वहां जाएगा, और जो खत्म करेगी यहाँ से हमास वगैरह को। आईएसएफ यहाँ पे कंट्रोल कर लेगी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स। और गजा जोन जो है इकोनॉमिक जोन बनेगा, फिर वही बात टूरिस्ट हब होगा दुबई की तरह का, बड़े यहाँ पे भाई 5 स्टार होटल बनेंगे, दुबई बन जाएगा। मेन क्रिटिसिज्म क्या था कि भाई फलस्तीन को तो आपने विश्व लिया ही नहीं, ये बोर्ड ऑफ पीस कैसे काम करेगा? फिर हमास मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कैसे आप बैन कर सकते हो, ये बात थी। इसराइल विड्रॉ कैसे करवाओगे, हुआ भी नहीं। फियर असल फिर ये वही प्लान था पिछला कि इनको यहाँ से निकालना, तो इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। अब बाद में क्या है कि 26 मई 26 के अंदर इसराइल ने इसको खुद ही तोड़ दिया, और याहू ने लैंड लाइन क्रॉस कर दी है, और 70% और इलाके पे कब्जा कर लिया गजा का, 70%। ये पिछली 4 दिन पुरानी बात है, तो ये भी टूट चुका है। तो असल में सारा क्या टाइम गेन करते हैं, और टाइम गेन करने के बाद क्या करते हैं ये। अब थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि जी इसराइल एंड इंटरनेशनल। अब हम अगला ये टॉपिक तरीके हमारा अब आगे हमने चलना है कि इसके अंदर अब क्या असल गेम क्या है, रोल ऑफ बिग प्लेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका, यूरोप, रशिया, मुस्लिम वर्ल्ड, कि क्या दुनिया जो है इस टाइम आर पोजिंग टुवर्ड्स ए चैलेंजिंग, क्या इस टाइम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो रहा है, और हम क्या एक वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, ये इसका क्वेश्चन बनेगा। तो हमने ये देखना है कि क्या कि फ्रॉम गजा टू ईरान द न्यू ग्लोबल डिवाइड द शेडो ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो नहीं जा रहे। अब इसके अंदर हमने सबके इंटरेस्ट देखने हैं, अमेरिका का क्या है, यूरोपियन यूनियन का क्या है, रशिया का क्या है, चाइना का क्या है, बाकियों का क्या है। इशू तो आपको समझ आ गया होगा 2 लेक्चर्स में। तो अब इसके बीच में यूएनओ जो है ना, वो हमने पहले भी देखा, बेचारी बार बार सुलह करवा रही होती है, कुछ भी नहीं होता। उसने ये नवंबर 2023 के अंदर 27-12 इसकी रेजोल्यूशन है, इसने कहा कि यार जंग बंद करो, और कहा कि जंग बंद करो और एड दो। फिर उसने कहा दिसंबर 2023 के अंदर 27-20 थी कि गजा के अंदर मोर एड पहुंचाओ, बहुत लोगों को मारा जा रहा है। फिर मार्च में कहा, रमजान का महीना था 2024 में, कि रमजान है यार जंग बंद करो, मुख्तलिफ बारी यूएनओ कहती रही है रेजोल्यूशन। फिर जून 2024 में कहा कि यार सीज फायर करो और जंग बंद करो, बट हर एक के अंदर क्या हुआ, यूएसए ने ये जंग नहीं बंद होने दी, हर जगह उसका स्टांस इसराइल की तरफ है। रशिया वो पूरा प्रो रहा है इस रेजोल्यूशन में फलस्तीन की तरफ, चाइना पूरा प्रो रहा है फलस्तीन की तरफ। ये जब आप ईरान करेंगे, आगे अफगानिस्तान करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये सारी रेजोल्यूशंस है,
ये आपको मैं रेफरेंस वैसे ही दे दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब हमें समझ आ गया कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी तो बिल्कुल ट्रेवेस्टी हो रही है, उसका मजाक हो रहा है, उसका है ही कुछ नहीं। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा ये सवाल भी आता है कि अलेज्ड ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ वॉर जो है उसकी बहुत ज्यादा वायलेशन हो रही है। पहली इसके अंदर है भाई कलेक्टिव पनिशमेंट्स दी जा रही है तमाम सिविलियंस को। भाई अगर सपोज चंद हजार बंदे मारे थे हमास ने, तो यार हमास वालों को मारो ना, बाकी बच्चों का, बूढ़ों का, औरतों का क्या कसूर है? कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है तमाम सिविलियंस को। फूड नहीं दिया जा रहा, पानी नहीं दिया जा रहा, मेडिसिन ब्लॉक कर दी, और ये तमाम आर्टिकल्स इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ की वायलेशन है। ह्यूमैनिटेरियन एड यानी रोटी कपड़ा मकान जो भी चाहिए होता है जंग के बीच में, वो नहीं दिया जा रहा। मैसिव किलिंग कर रहे हो आप, डिस्टिंक्शन कर ही नहीं रहे कि यार हमास वाला कौन है। स्कूलों पे हमले कर रहे हो, डिस्पेंसरियों पे हमले कर रहे हो, आपने करना तो हमास पे है तो हमास पे करो ना, वो तो टनल के अंदर है। चिल्ड्रनों को किल किया जा रहा है, इंजर्ड किया जा रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन पहला है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। औरतों को मारा जा रहा है, बूढ़ों को मारा जा रहा है। तो कानून ये होता है कि जो जंग में नहीं लड़ रहे उनको नहीं मार सकते आप। फोर्स्ड डिस्प्लेस किया जा रहा है। हमने ट्रंप को देख लिया क्या कर रहा है, रवेरा का प्लान क्या था, ये रोड मैप फॉर पीस क्या है, आप जबरदस्ती निकाल रहे हो ना। तो ये सारी वायलेशंस है। आप जंग के बाद भी लोगों को उनके घर से नहीं निकाल सकते, घर छीने जा रहे हैं, उनके जो नेबरहुड्स हैं सारे वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, हॉस्पिटलों पे हमले हो रहे हैं, क्लिनिक्स जो हैं उनको बिल्कुल तबाह कर दिया। अब यहाँ जरा देखिएगा, ये फिगर देखिएगा, 94% जितने हॉस्पिटल्स थे, डिस्पेंसरीज थी, वो इस जंग में खत्म हो चुकी है। और सेम केस लेबनान के साथ है। अगर आपका आज और सेम ईरान के साथ है, फिगर ना कोट कीजिएगा, फिगर का थोड़ा सा फर्क है, बट यही है। हेल्थ खत्म कर दिया वहां पे, यानी कि सिर्फ 6% वहां पे हॉस्पिटल रहते हैं। तो बंदा यानी कि अगर कोई बीमार हो तो हॉस्पिटल ही कोई नहीं है। स्कूल्स यूनिवर्सिटीज खत्म, 97% स्कूल फारिग करता है। हंगर को वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, भूख से लोग मार रहे हैं, यानी कि फूड क्राइसिस है। एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, प्रोपोर्शनैलिटी का कांसेप्ट होता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर कि यार आप एक हद तक फोर्स इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह नहीं होता कि कॉर्पोरेट बम्बिंग कर दो, सबको मार दो, बट यहाँ पे की जा रही है। मैंने आपको जो पिक्चर्स दिखाई हैं वो देखिए, सिविलियंस को नहीं मार सकते, सिविलियंस पे अटैक हो रहे हैं। पानी, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। हम देख चुके हैं कि 19% तो रह गया था पहले। अब मेरा ख्याल है कि शाहू ने जो अब अटैक किया है बिल्कुल ही वो तो ह्यूमैनिटेरियन लॉ होते हैं कि जंगी कवानीन की खिलाफवर्जी। अब होते हैं फंडामेंटल राइट, ये बुनियादी हकूक है, उनकी बहुत बड़ी वायलेशन हो रही है। और जो वायलेशन हो रही है, ये सवालात भी यही आ जाते हैं। अगर आपका आ जाए कि लेबनान में क्या हो रहा है तो उसका भी यही जवाब है, ईरान में क्या हो रहा है उसका भी यही जवाब है। ह्यूमन राइट वॉच ये देखती है आपके फंडामेंटल राइट्स को, एमनेस्टी इंटरनेशनल देखती है, यूएन ह्यूमन राइट्स की कुछ और हैं, ये आपको पता ही होगा। वैसे अगर आप करंट अफेयर करेंगे तो उसमें हमने डेप्थ में पढ़ना है। तो उन सब ने कहा है कि यहाँ पे राइट ऑफ लाइफ जो फंडामेंटल राइट है उसकी वायलेशन हो रही है, राइट ऑफ फूड बेसिक राइट है उसकी वायलेशन हो रही है, पानी बेसिक राइट है उसकी वायलेशन हो रही है, हेल्थ बेसिक राइट है वायलेशन हो रही है, एजुकेशन बेसिक राइट है वायलेशन हो रही है, शेल्टर बेसिक राइट है वायलेशन हो रही है, बच्चों के प्रॉपर हकूक होते हैं उसकी वायलेशन हो रही है, औरतों के खबर राइट्स के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस उनकी वायलेशन हो रही है, रेफ्यूजी के जितने राइट्स होते हैं उनकी वायलेशन हो रही है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, ह्यूमन डिग्निटी बिल्कुल खत्म हो गई। आपके जितने ह्यूमन राइट पता है ना सेफली, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शायद 40 तक जाते हैं, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी मिला लें, यार सब की सब यहाँ पे वायलेशन हो रही है। आज तक 100 साल की हिस्ट्री में हमने इतनी बड़ी वायलेशन, कम से कम मैं अगर अपनी जिंदगी में देखूं तो इतनी बड़ी वायलेशन ना लेबनान के अंदर देखी है ना वहां देखी है। अब साउथ अफ्रीका जो है ये इसराइल के खिलाफ केस लेके गया था। केस क्या था? बहुत बड़ा केस है। पहले नेल्सन मंडेला भी बड़ा इनको कहता था कि पूरी नस्ल तबाह कर रही है, जेनोसाइड बहुत बड़ा चीज होती है कि एक नस्ल को शिक करना। 26 जनवरी को साउथ अफ्रीका इसराइल के खिलाफ केस लेके गया, कहां? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। अब कोर्ट ने ऑर्डर तो अभी तक नहीं किया, आईसीजे कोर्ट ऑर्डर इसराइल टू प्रिवेंट जेनोसाइड। उसने कहा जेनोसाइड को रोको एंड अलाउ ह्यूमैनिटेरियन एड, इसका उसने कहा है इंटरम ऑर्डर के अंदर। बट सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि केस को एंटरटेन कर लिया, यानी कि उन्होंने ये मान लिया कि जेनोसाइड का केस है और केस सुनना शुरू कर दिया। और गजा जो है अब इंटरनेशनल तौर पे बहुत ज्यादा फोकस हो गया। आमतौर पे ये होता है कि अगर केस ना बनता हो तो शुरू में ही वो रिजेक्ट कर देते हैं कि ये क्या है। इसमें साउथ अफ्रीका की पूरी बहस हुई, उनकी तरफ से 15 वकील गए थे। जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद एक जो था कर्नल कदाफी, उसकी बेटी भी गई थी अफ्रीका की तरफ से।
और बाकी इनकी बहुत बड़ी टीम गई थी, वेस्ट के बहुत ज्यादा थे इसराइल के साथ, बट ये केस डिफेंड नहीं कर सके और केस था लग गया कोर्ट के अंदर। इसी तरह एक और 2002 में बनी थी जंगी जराइम रोकने के लिए आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसके अंदर 100 से ऊपर मेंबर हैं। इसराइल ने इसको मेंबर ही नहीं बना हुआ। यहाँ पे भी केस लेके गए, इसने वारंट अरेस्ट निकाल दिए याहू के, और वो गैलेंट जो था जिसने कहा था कि ये एनिमल्स हैं, बहुत बड़ी बात है। मेन एलिगेशन है वार क्राइम्स किए हैं इन्होंने, ह्यूमैनिटी के, वही जो वॉर क्राइम्स की सारी बात हुई है। अब अमेरिका इनके पीछे पड़ गया, ट्रंप इन दोनों के पीछे, जजेस के पीछे। जिस तरह यहाँ बाकी जगहों पे आप नहीं देखते, यहाँ पे भी सेम हो रहा है कि जजेस के पीछे पड़े हुए इंटरनेशनल कोर्ट के। डबल स्टैंडर्ड अब आप खुद देखते, अमेरिका की क्या है, एक तरफ जंग बंद करवाता है, दूसरी तरफ कर क्या कह रहा है। अब मैं आ रहा हूँ, चूंकि क्लैश हो रहा है और ये दुनिया, क्योंकि यही सवाल बनना है। वॉर स्टार्ट हुई, पूरा बैक किया उसने पॉलिटिकल तौर पे और मिलिट्री सपोर्ट की। अक्टूबर के अंदर ह्यूमनाइजिंग स्टेटमेंट्स थी, डीह्यूमनाइजिंग स्टेटमेंट जो इसने दी थी, जो उनका डिफेंस मिनिस्टर था, कि हम एनिमल्स के खिलाफ कर रहे हैं। अमेरिका ने तालियां बजाई, कुछ भी नहीं कहा, हालांकि बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। अक्टूबर के अंदर स्पेशल सपोर्ट दी, अपने सारे टेक्नोक्रेट्स यहाँ पे भेजे, स्पेशल पर्सन्स भेजे इंटेलिजेंस के लिए और होस्टेज की सपोर्ट के लिए, उन लोगों को छुड़वाने के लिए। ये पूरा रिकॉर्ड के ऊपर अक्टूबर में एक तरफ आप जंग बंद करवा रहे हो, दूसरी तरफ बिल्कुल आप बेलजरेंट उसके साथ खड़े हुए इसराइल के साथ। मिलिट्री एड एंड मिसाइल सपोर्ट सिस्टम दिया, अमेरिका कैप्ट वेपिंग मिसाइल दिए इसराइल को। इसी तरह ये जो रेफ्यूजीज की होती है UNRWA, ये शुरू में मैंने करवाई थी इसराइल की रेफ्यूजीज के लिए, यूनाइटेड नेशन रिहेबिलिटेशन वर्क एजेंसी फॉर फलस्तीनी पीपल के लिए जो थी, इसकी एड ही खत्म कर दी कि रेफ्यूजीज को कोई ताकि हेल्प ही ना कर सके। यहाँ डबल स्टैंडर्ड देखे। डिप्लोमेटिक हमने देख लिया कि जो 4 रेजोल्यूशन आई थी, रमजान के अंदर जंग रोको, उससे पहले भाई लोगों को खुराक नहीं मिल रही, खुराक पहुंचाओ, सब के अंदर इसने अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए इसराइल को सपोर्ट किया। फिर ये आईसीसी के जजेस के खिलाफ अब केसेस चला रहे हैं कि आईसीसी के जजेस जो हैं वो क्यों इसराइल के खिलाफ उन्होंने फैसला दिया, उनके खिलाफ पूरी कंपेन चलाई हुई है। और कंपेन में यही कहते हैं कि यार वो तो मेंबर ही नहीं है इसराइल आईसीसी का, तो आप उसके खिलाफ किस तरह वारंट जारी कर सकते हैं। तो उन जजेस को बड़ा प्रेशराइज किया हुआ। एग्जेक्टिव ऑर्डर इसने जारी किया ट्रंप ने, एक 14/203, जिसके अंदर उसने कहा है कि हम सैंक्शंस लगाएंगे नेशनल, यानी कि इस पे था कि यूएसओ सैंक्शन इशू करेगा किसके ऊपर, आईसीसी के जजेस वगैरह के ऊपर, टू शील्ड इट्स नेशनल्स एंड इसराइल। कहता ये सादा करके बात कर दूं कि वो कहते हैं हम सैंक्शन लगाएंगे आईसीसी के ऊपर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर, कि कैसे इनकी जरूरत हुई है कि इसराइल और याहू जो हमारा बड़ी है उसके खिलाफ फैसला दे। और प्ली ये लेते हैं कि भाई वो चूंकि मेंबर नहीं है तो आपकी डोमेन में ही नहीं आता। फिर जब स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद किया तो ट्रंप की वो जो उसके पहले दोस्त थे जिन्होंने कहा था एटम बम मारो, तो ट्रंप ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि भाई मैं इनकी सिविलाइजेशन ही खत्म कर दूंगा। तो मुझे तो बहुत आई एम अफ्रेड कि ये चीज जो है खत्म नहीं होगी, ये एटॉमिक बम तक जाएगी और वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। अब व्हाई अमेरिका सपोर्ट्स इसराइल, ये सवाल आएगा क्यों करता है। ये हमने पहले भी देखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, रिलीजियस फैक्टर है और बहुत सारे फैक्टर हैं। ये हैवी फाइल है, टॉपिक भी हैवी है, तो वो आपके सामने ही है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। वो क्यों सपोर्ट करता है, सपोर्ट का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक उसका फैक्टर है भाई रिलीजियस फैक्टर, जो हम पूरा डिस्कस कर चुके थे कि न्यू कौन इवेंजेलिकल क्रिश्चियन साइनिस्ट हैं, फिर वो बाइबल के अंदर सारा कॉन्सेप्ट है। ये सारा एक मिनट दीजिएगा, है जो भी है। चलो जब तक ये खुलती है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कर ले, थोड़ा सा टाइम लेके। इतना हैवी टॉपिक है, देखें। चलिए कोई क्वेश्चन आप बता दें, इतनी देर में वो हो जाती है, हम इतनी देर में क्वेश्चन कर देते हैं जब तक वो होती है। ये क्वेश्चंस कोई बता दे। जी बताइए, क्वेश्चन कोई है तो जी पूछिए, लिखिए क्वेश्चन।
कि अब सवाल कर लें क्योंकि ये हैवी होगी फाइल, इसको मैं दोबारा करता हूँ अभी। जी क्वेश्चन से काइंडली बता दें इतनी देर में, मैं फिर ये यहाँ से चला लेता हूँ, इसमें पेन नहीं चलेगा, इतनी देर में वो हो जाता है हैवी होगी। तो आप काइंडली क्वेश्चंस कर लें जब तक वो होता है। इस तरह माइक ऑन कर लीजिएगा। माइक ऑन करके मुझसे पूछना सुन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो ईरान हिजबुल्लाह के थ्रू फलस्तीनियों को सपोर्ट कर रहा है, बट दूसरी तरफ ईरान ने बशार अल असद की रिजीम को हाईली सपोर्ट किया, जबकि बशार अल असद खुद ही वाज अ बारबेरियन, जैसा कि हमने सैदाना जेल का देखा बशार अल असद की रिजीम गिरने के बाद कि किस तरह से वहां पे बर्बरियत मचा रखी थी। तो ये एक हिपोक्रेसी नहीं है क्या ईरान की कि एक तरफ मतलब इट्स काइंड ऑफ चूजिंग अ लेसर इविल कि बशार अल असद वाज आल्सो एन इविल पर्सन। ये एक मिनट मुझे बताएं, इस टाइम उधर प्रेसिडेंट कौन है लेबनान सीरिया के अंदर, आपको पता है? अहमद अल शुरा सर प्रेसिडेंट अहमद अल शुरा की गवर्नमेंट बनी है ना, अहमद अल शुरा ही है ना, अहमद अल शुरा ही है ना इस टाइम बना। अहमद अल शुरा का आपको बैकग्राउंड पता है? नहीं सर। मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं ये अब कर लूँ। अहमद अल शुरा क्या था? ये जो आपकी थी दाइश, वो बनाई थी आपकी अबू मसद अल जरकावी। उसके बाद था ये बगदादी, ठीक है, बगदादी गया था इराक के ऊपर, इसको भेजा गया था लबनान के अंदर। अबू बकर बगदादी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई इराक के अंदर, इसने बनाई सॉरी सीरिया के अंदर और लेबनान के अंदर। होते होते क्या हुआ कि इसको लॉन्च किया, बशर को गिराया, अब इसका नाम भी चेंज कर दिया है। पहले इसके पूरे टैटूज थे जिस्म के ऊपर और सारा कुछ, और इसका नाम चेंज करके इसका नाम बता रहे हैं अहमद अल शरा और सारा कुछ ये करके। बेसिकली ये दाइश का है, इसकी पूरी हिस्ट्री वही है, अबू बकर बगदादी का साथी है। तो ये हम नहीं कह सकते कि वो जो है लेस्टर है, अब आपने वहां आके दाइश बिठा दी। तो बहरहाल चीज जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इतनी सीधी है नहीं, ये जो हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है। तो इस पे दोबारा करते हैं डिस्कशन, क्योंकि मैं टॉपिक को थोड़ा सा ड्राइव मैंने चेंज किया, उधर हैवी हो गई थी, तो यहाँ से आपसे करवा देता हूँ। फिर करते हैं इस पे अभी लंबी डिस्कशन करते हैं, अभी मैं इसको खत्म करवाता हूँ। इसकी जरा पढ़िएगा बैकग्राउंड। इसका नाम जुलोनी कहते हैं ना उसको, अल जुलोनी नाम चेंज कर दिया। अच्छा अब यहाँ थे, मेरा ख्याल है क्यों सपोर्ट करता है ये चीज जरा समझिएगा। सबसे पहले है रिलीजियस फैक्टर। न्यू कौन इवेंजेलिकल क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट पूरा ग्रुप है, मैंने आपको बताया था, जो बाइबल वाला कांसेप्ट मैंने पूरा आपको बताया हुआ है। जेरूसलम का फैक्टर पूरा बताया हुआ है, सारा वही पिछला है। तो पॉलिटिकल फैक्टर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसकी कांग्रेस के अंदर, इलेक्शन को पूरा मनोवरिंग करते हैं ये, प्रो इसराइल के सारे डोनर्स होते हैं, और उसी तरह डेमोक्रेटिक स्टेट, क्योंकि कहते हैं कि यार ये डेमोक्रेसी है, इसराइल भी डेमोक्रेसी है, अमेरिका भी डेमोक्रेसी है, तो मिडिल ईस्ट के अंदर कोई और डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए हमने करना है। लॉबिंग फैक्टर पूरी एक लॉबी है, अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। पूरा इसराइल असल में अगर आपने डेप्थ में अनफॉर्चुनेट पढ़ा नहीं होता, इसको हम ऐसे कहते हैं कि ये वो कुत्ते हैं जिनको घर के अंदर पेट रखा हुआ इसराइल में। ये फिर बहुत मुझे समझाने के लिए बातें आगे जाना पड़ेगा। मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस फैक्टर, दोनों का मिलिट्री अलायंस है इसलिए उसकी हेल्प करता है। हिस्टोरिकल फैक्टर, इनको गिल्ट है
कहते हैं कि भाई हॉलोकॉस्ट के अंदर हमने 60 लाख मार दिया था, इन्होंने अब 60 लाख मारा है, तो अब कितना मार चुके हैं ये। ईरान की कंटेनमेंट, ईरान मेन मसला ये है कि दोनों के इसराइल के ईरान दुश्मन है, तो और इसका मकसद ये है कि तीनों के दुश्मन 3 एच हैं, हमाद, हबीबुल्लाह और हादी। तो ये सारा है, ग्रेट पावर कंपटीशन है, चाइना की कंटेनमेंट है, रशिया है, यूएसए की डोमिनेशन है मिडिल ईस्ट के अंदर, हाइड्रोकार्बन पॉलिटिक्स है, ऑयल गैस है, रेड सी रूट पे कब्जा करना है, स्विस कनाल हमें पता है हमास के अंदर आ जाती है, हुर्मस हमें पता है कि ईरान के पास आ जाती है, आईएमसी कॉरिडोर मैं बता चुका हूँ, यूएई कतर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वही नॉर्मलाइज करने की डिप्लोमेसी इब्राहिम अकॉर्ड वगैरह की तरफ। तो असल सारे फैक्टर ये है कि जो अमेरिका को करीब लेके थे। असल में ना 5 फैक्टर हैं, ये 5 फैक्टर आप नेट पे भी लिखेंगे ना आपको बताएगा भी नहीं। ये इनका बना था PN, ये 5 पॉइंट समझ लें, आपको पूरी पॉलिटिक्स समझ आएगी। PNAC, अमेरिका सारा इसके तहत काम करता है। पहली है इसराइल की प्रोटेक्शन, IS लिख देता हूँ। दूसरी है चाइना की इंसर्कलमेंट, तीसरी है रशिया की इंसर्कलमेंट। क्या है, इनका और मुस्लिम वर्ल्ड का ब्लॉक ना बन जाए आपस में, वो नहीं बनने देना, तो ये चौथा फैक्टर आ गया। फिर उसके बाद निकलता है हाइड्रो, H लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन पॉलिटिक्स, यानी कि तेल और गैस की पॉलिटिक्स। और उसके बाद है दुनिया के रूट्स पे कब्जा करना, जो भी दुनिया में हो रहा है, चाहे अफगानिस्तान इशू है, सेंट्रल एशिया इशू है, ईरान इशू है, आपने ये 6 पॉइंट सामने रखने हैं, इसके अंदर से जवाब आप निकालने हैं। अगर आपने मेरे से इस्लामियात पढ़ी हुई है तो उसके अंदर मैं बताता हूँ इंस्टीट्यूशंस में से बातें निकालनी है, सोशल इंस्टीट्यूशन रखना है, फैमिली, इस्लामिक लॉ के अंदर मैंने बताया हुआ है कि ऑरल लिप का कॉन्सेप्ट है, ये सब बातें उसके बीच में से निकलती हैं। तो इसकी सारी बातें असल में यही है, ये जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ ऊपर बताए हुए हैं ये सारे सिर्फ मैंने घुमाए हुए हैं और सब के अंदर यही अप्लाई होंगे। हमने देखा इसके अंदर हाइड्रोकार्बन पॉलिटिक्स थी, एनर्जी रूट बन रहा है इसराइल के अंदर। हमने देखा ग्लोबल ट्रेड रूट्स, रेड सी है, स्विस कनाल के ऊपर हिट हो रही है, हमास जो है उसके बिल्कुल करीब बैठा हुआ है। अब चाइना और मुसलमानों का ब्लॉक ना बने जो बन रहा है, बार बार वो कहता है सीज फायर करो, वो कहता है कि यार हमास वाले सिटीजन जो हैं इनकी प्रोटेक्शन करो, ह्यूमैनिटेरियन एड दो, फलस्तीनी पे उसका स्टांस बड़ा क्लियर है कि क्या स्टांस है कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, यूएनओ के अंदर मेंबरशिप दो, रूट उसके बहुत क्लोज है, रूट वो कहता है कि रूट कॉज इशू जो है वो हिस्ट्री के अंदर जाता है, यहाँ मैंने हिस्ट्री लिखी नहीं है, वो सारी जगहों पे सपोर्ट करता है 48 की वॉर को, 67 की वॉर को, 73 की वॉर को, और यही कहता है कि 67 वाली पोजीशन से पहले जाया जाए। वो नैरेटिव उसका वेस्ट के अगेंस्ट है कि वेस्ट को क्या पड़ी हुई है। ये अब आप खुद बात देखिए कि जब मैं पहले पढ़ाता था उस टाइम बातें करता था तो लोग कहते हैं कैसे होगा कि इसराइल और अमेरिका मिल जाएंगे, आज आपके सामने। अच्छा, ये हमास को टेररिस्ट नहीं कहता ना, ये इनको एग्जिस्टेंस, वो जो मैडम वाली बात थी वही कहता है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, टेररिस्ट नहीं कहता। ये होतीस को भी टेररिस्ट नहीं कहता, वो कहता है कि ये रिएक्शन है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करता है अमेरिका के अगेंस्ट जो सपोर्ट कर रहा है, वो जो गजा पे जुल्म हो रहे हैं, और गजा को वो लिंक करता है रेड सी के अंदर जो क्राइसिस है गजा के साथ, वो कहता है कि जंग ज्यादा ना बढ़े, क्लोजर है मुसलमान अरब पोजीशन के, पीस मीडिएटर है, हमने खुद देखा है कि उसने पहले सऊदीया ईरान की भी आपस में सुलह करवाई है। मिडिल ईस्ट के अंदर असल में वो स्टेबिलिटी चाहता है, जिसके लिए उसका सबसे बड़ा है BRE प्रोजेक्ट 2014, उसके तहत वो चाहता है। उसको यहाँ से ऑयल की ट्रेड है, ये हम सारा करेंगे उसमें, ईरान इशू में, रेड सी के अंदर सारी है। असल में उसका इंटरेस्ट है इकोनॉमिक, कोई वो मुसलमानों वाला इंटरेस्ट नहीं है। यूएनओ को वो कहता है कि जो लॉ है इंटरनेशनल लॉ, यार उसको कंप्लाई विद करो, उनकी रेजोल्यूशंस पे अमल करो, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है उसकी कंप्लाई विद करो, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है उनको कंप्लाई विद करो। रशिया का क्या है, रशिया भी कहता है कि फलस्तीन की अलग स्टेट होनी चाहिए, 2 स्टेट होना चाहिए, ईस्टर्न जेरूसलम जो है कैपिटल होना चाहिए, और यूएनओ जो प्लान देता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। वो भी कहता है सीज फायर हो, ह्यूमैनिटेरियन एड हो, क्रिटिसाइज करता है इसराइल जो सिविलियंस को मार रहा है, नो कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, नो फोर्स नहीं होनी चाहिए, क्रिटिसाइज करता है यूएनओ के यूएसओ के रोल को, खास तौर पे यूएनओ के अंदर जो तरह की वो रेजोल्यूशंस लेके आ रहा है, तो उसको बड़ा वहां पे कहते हैं कि इसको क्या पड़ी हुई है कि अपने बेबी के लिए इतना ज्यादा ये कर रहा है, अगेंस्ट वेस्टर्न नैरेटिव के हमास को, हिजबुल्लाह को, होतीस को कीप पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट में रहता है, इनको टेररिस्ट नहीं कहता, अवॉइड करता है इस तरह की लैंग्वेज। ईरान का बहुत बड़ा पार्टनरशिप है, सीरिया की प्रेजेंस है, सीरिया के अंदर टॉर्टस मैडम जो आप बात कर रही थी उसके अंदर इसका बहुत
एलिमेंट है। रशिया बिल्कुल फारिग हो गया टार्टस की वजह से, और कैमेनियन उसकी बेसिस थी। असल सीरिया जो था ना, ये बेसिकली है, ये मैडम जो बात कर रही थी ठीक कर रही थी, 70 के बीच में जब ये आया, या इसने भी बहुत ज्यादा, इसका वालिद जो था बशर अल असद, इसने भी सुन्नियों को बिल्कुल मार के रख दिया, कुर्दों को बिल्कुल मार के रख दिया। लेकिन जो अब बंदा आया है, इससे ये काम था। ये कहता है चाइना की तरह ह्यूमन रेजोल्यूशंस को कंप्लाई विद करो, IHL को कंप्लाई विद करो, ह्यूमन राइट्स की जो है चीजें उनको कंप्लाई विद करो। अब पाकिस्तान का स्टांस जो है वो 1947 का कहता है कि जो वो प्लान था उसको पाकिस्तान ने अपोज किया था। इवन डेविड बेन गुरियन ने कायदे आजम से रजू किया था, तो कायदे आजम ने कहा था हम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और उन्होंने अपनी कौम को कहा था कि आपने नहीं करना, क्योंकि वो भी मजहब की बेस पे बनी है, हम भी मजहब के बेस पे बने, हमारा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। इसी तरह उसके बाद कायदे आजम के बाद भी हमने सपोर्ट नहीं किया। 48 की वॉर के अंदर हमने अरबों को सपोर्ट किया, 67 की वॉर के अंदर अरबों को सपोर्ट किया, 73 की वॉर के अंदर तो डायरेक्ट हमने अपने MM आलम साहब गए थे यहाँ से। 74 के अंदर हमने लाहौर के अंदर OIC की ऑर्गेनाइजेशन करवाई। ये सारे मैंने आपको करवाए हुए हैं, रिपीट करवा रहा हूँ पाकिस्तान के रोल के हवाले से। 75 में पाकिस्तान ने कहा था कि जो PLO है, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको पूरा रिकॉग्नाइज किया जाए। 88 के अंदर वो पाकिस्तान ने कहा था कि रिकॉग्नाइज किया जाए फलस्तीन की स्टेट को। 2012 के अंदर पाकिस्तान ने फलस्तीन को सपोर्ट किया UNO के अंदर कि इनको पूरा एक स्टेटस दे स्टेट का। तो सारे इवेंट है ना, आपने सारे इवेंट्स रिलेट कर देने हैं जब पाकिस्तान का है। 2020 के अंदर हमने जितना भी प्रेशर था इब्राहिम अकॉर्ड को नहीं किया। हम कंडेम करते हैं जो गजा पे अटैक होते हैं, रैलियां निकालते हैं, हम वेलकम करते हैं जितने UNO की रेजोल्यूशंस थी। तो ये मैंने जनरल से सिर्फ स्केच दिया, बाकी आपने पहला लेक्चर लिया हुआ है तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो सारा वहां से आपने लिंक करते जाना। फिर अब गजा वार के अंदर सारा आपने गजा की सपोर्ट की तरफ जाना है, इसराइल को सपोर्ट तो हम नहीं करते। करंट स्टेटस क्या है? पाकिस्तान कहता है कि भाई प्री बॉर्डर से पहले चला जाए और ईस्ट जेरूसलम जो है वो कैपिटल होना चाहिए। वही अरबों वाला सारा स्टांस है जो प्योर स्टांस था। और अगर आज हम देखें, पाकिस्तान कहता है यहाँ पे परमानेंट पीस हो, ह्यूमैनिटेरियन एड हो, ब्लॉकेट ना हो गजा की, नो फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो, सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट हो, इंडिपेंडेंट फलस्तीनी स्टेट हो, प्री बॉर्डर पे चला जाए, अल कुदस जो है वो कैपिटल होना चाहिए, UNO के अंदर मेंबरशिप दी जाए, OIC और अरब की आपस में कोऑर्डिनेशन हो, सीज फायर प्रॉपर किया जाए, डील करवाई जाए, रिकंस्ट्रक्शन करवाई जाए, ह्यूमन राइट्स की कंप्लाइंस हो, IHL की कंप्लाइंस हो, UNO की जो रेजोल्यूशंस हो उनको कंप्लाई विद किया जाए। अब हम अपने आखिरी स्लाइड की तरफ आ रहे हैं कि इस टाइम मुझे लगता है, और ये क्वेश्चन भी बनेगा, कि दुनिया ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है, और जो SP हटिंगटन की थ्योरी थी वो करीब आ रही है कि दुनिया की 3rd वर्ल्ड वॉर होगी, और वो नजर आ रहा है। UNO और यूरोप का इसराइल का एक ब्लॉक हमें साफ नजर आ रहा है। हिंदू सिविलाइजेशन जो है इंडिया हो रहा है वो सीधा सीधा मिल रहा है इसराइल ब्लॉक की तरफ। ऑर्थोडॉक्स स्लैविक सिविलाइजेशन यानी कि जो रशियन है आज के टाइम के अंदर, वो एंटी वेस्ट जा रही है। आप देख लो यूक्रेन वार देख लो, ईरान का इशू देख लो, अफ्रीकन यूनियन जो है, ये सारे मुसलमानों की तरफ ज्यादा इनका झुकाव है। जैसे हमने साउथ अफ्रीका का देख लिया, जो पूरा केस हमने देखा है इनके खिलाफ लेके गए। और इसी तरह ये जो बाकी आपकी इस्लामिक सिविलाइजेशन, वो आपके सामने उसका सबसे अहम कंट्री है टर्की। अब टर्की पहले वो कंट्री था जिसने इसको कबूल किया था, ईरान ने इसको कबूल किया होता है। इस टाइम आप दोनों देख लो, एक पेज के ऊपर है, कितने ज्यादा एंटी हैं, पहले नहीं थे ये। मलेशिया, इंडोनेशिया, ये बहुत ज्यादा एंटी हैं। अब आप बात करोगे अरब वाली, तो वो यार पर्सनल है, ये सैविक नहीं है, ये असल चाइनीज सिविलाइजेशन है। चाइना पूरा जा रहा है मुसलमानों की तरफ। लैटिन अमेरिका आप खुद देख लो, उसके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले आए हैं, उनका सारा इंटरेस्ट मुसलमानों की तरफ है, एक्सेप्ट अर्जेंटीना जो लॉबी है उसकी ज्यादातर वहाँ है। तो SP हटिंगटन का जो सारा था थ्योरी, इसने दिया था कि दुनिया में क्लैश होगा, सिविलाइजेशंस आपस में लड़ेंगी, मुस्लिम सिविलाइजेशंस बाकी सिविलाइजेशन से मिलकर एक ब्लॉक बनाएंगी, उधर वेस्टर्न सिविलाइजेशन और हिंदू सिविलाइजेशन एक ब्लॉक बनाएंगी, और दुनिया में 3rd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी, जो बिल्कुल 100% अब हमें होता हुआ नजर आ रहा है। तो प्लीज कुछ क्वेश्चंस है तो लाजमी बताइए। अब हम क्वेश्चंस कोशिश करते हैं डेप्थ करें ताकि कोई हमारा रह ना आए। जी माइक सबका खोल दें ताकि हम क्वेश्चंस कर लें, और वो बंद कर दें आप जो रिकॉर्डिंग है। The recording has stopped. जी क्वेश्चंस इतने हैं कीजिए, और जितना आप क्वेश्चंस करेंगे उतना मैं वेलकम करूंगा, उतना आपका कांसेप्ट अपना क्लियर होगा इस टॉपिक के बीच में।
क्योंकि बड़ा ट्रिकी टॉपिक था, बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि पहले मैंने फलस्तीन करवाया, फलस्तीन के बाद फलस्तीन पार्ट 2 करवाया, अगला आखिरी लेक्चर आपको मैं करवाऊंगा ईरान इशू, तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। इसी तरह जो करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वो 50 के करीब टॉपिक्स हैं, 25 मेरे हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। तो मैडम आप अपना क्वेश्चन जारी रखें जो आप पहले करना चाह रही थी। मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली क्वेश्चंस करें, क्योंकि क्वेश्चन से ही ये कॉन्सेप्ट खुलते हैं। माइक सबके ऑफ कर देंगे, माइक सबके ही ऑफ कर दें। अस्सलाम जी सर, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि एक तरफ हिजबुल्लाह और ईरान मिलके पैलेस्टीनियंस के लिबरेशन के लिए काम कर रहे थे, बट दूसरी तरफ क्योंकि बशार अल असद की रिजीम ने भी उसी एरिया में लोगों को सब्जुगेट करके रखा हुआ था, जिसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल हम सैदाना जेल देखते हैं। तो ये एक हिपोक्रेसी नहीं है इस स्टेट और इस ग्रुप की? मैडम बस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ना बड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये तो फिर अब आपका अपना व्यू है, उसके बीच में कह सकते हैं। बात तो है कि मैं उसको हम इतना सपोर्ट तो नहीं कर सकते, बशर अल असद कोई वो तो नहीं है नबी नाउजुबिल्लाह, लेकिन जो ईरान काम कर रहा है हम ईरान को भी तो वो नहीं कर सकते ना, अब क्या करेगा। अब वैसे तो अगर आपको पता हो जो जैदीज हैं, जैदीज का भी कोई आइडियोलॉजिकल बहुत कट्टर शिया तो नहीं है, ये तो इमाम शाफी के मसलक के ज्यादा करीब है। तो बस इसी तरह ही है, लेकिन ये आपके सामने है कि जो काम कर रहा है काम तो वो ठीक कर रहा है ना, मुसलमानों की हेल्प करना। तो यहाँ देखें आप कितना ज्यादा पाया जाता है कि हम ईरान तक को क्रिटिसाइज कर देते हैं। अगर लड़ तो वो मुसलमानों की जंग ही रहा है ना। अगर उसने ऑफ द रिकॉर्ड हम अपने स्कूल ऑफ थॉट एज ए मुस्लिम बात करें तो इसराइल को, ये तो आपको समझ आ चुका है ना, ये जो सारी चीज है कि दुनिया की पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है, अमेरिका कर क्या रहा है। तो एक मुल्क अगर खड़ा है अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ कर रहा है तो देन उसके अंदर आपके सामने ही है कि छोटी छोटी चीजें तो पूरी इस्लामिक हिस्ट्री के बीच में आप देख लें तो इस तरह तो निकलेंगी, बट रेजिस्टेंस तो वो कर रहा है एक ईवल के खिलाफ। क्या कहते हैं इस पे, क्या ख्याल है इस पे? जी सर बिल्कुल, आपका स्टैंड बिल्कुल सही है इस बारे में। असल में मैं ये जानना चाह रही थी कि मुस्लिम्स तो वहाँ भी सब्जुगेट हो रहे थे ना, मुसलमान तो सीरिया में भी दब रहे थे, मर रहे थे, तो वहाँ पे लंबी डिबेट है ये। तो आपने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी हुई है? इस्लामिक हिस्ट्री का बैकग्राउंड है कोई? पढ़ रही हूँ, स्टार्ट। अच्छा चलें, फिर बाद में बात होगी उसमें, सारी हिस्ट्री आपकी सर बैकग्राउंड नहीं है मेरा। अच्छा बैकग्राउंड नहीं, चले इसको छोड़ें, फिर लंबी डिबेट हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो सादा इस पे रहें, जो लड़ाई है आपकी, आप उस इशू पे आए कि जो हमारा इस टाइम एक दुनिया में इशू बना होगा। इंटरनल तो है, इंटरनल पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ईरान के अंदर क्या हो रहा है, ईरान के अंदर कुर्दों के साथ क्या हो रहा है, उस पे चले जाएंगे तो और बात है। इस टाइम जो आपका मेन दुश्मन है उस तरफ आप कंसंट्रेट क्यों नहीं करते? वो है या नहीं है इसराइल, आप बताओ। तो उसको अगर नहीं रोकेंगे वो तो सबको खा जाएगा। तो मजबूरी में बनाई है उसने प्रॉक्सीज, क्योंकि उसके साथ काफी बुरा हुआ है। अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें 88 तक उस पर पूरा एक किस्म के केमिकल वेपन्स मारे गए हैं उनको 1980 से 88 की बार तक। तो प्लीज क्वेश्चंस करते जाएं जो भी आपके हैं। जी क्वेश्चन समझ आ गया कोई? ये सबको ये अनम्यूट कर देना, जो है फोकल पर्सन काइंडली सबको ही अनम्यूट कर दें ताकि हम इस पर डिस्कस कर सकें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। किसी और का क्वेश्चन है तो बताइए जी। इस पे टॉपिक समझ आ गया आपको? तभी समझ आया होगा अगर पहला लेक्चर सुना है तो। बेटा आपको समझ, टॉपिक समझ आ गया आपको हो क्या रहा है? टॉपिक की क्लैरिटी हो गई? यस सर। सर मेरा जो उन्होंने पहले क्वेश्चन किया था उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि आपने जब स्टार्ट में वो जो असद के बारे में बोला था कि उसने मतलब कि वैसे ही उसने जो भी किया ठीक है, लेकिन उसने सिविल वॉर स्टार्ट की, मतलब उसके खिलाफ जो सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी वो क्यों हुई थी, और वो असद क्यों हिजबुल्लाह को हेल्प कर?
मैडम वो फिर बिल्कुल और टॉपिक है, बिल्कुल और टॉपिक है, वो मिडिल ईस्ट के अंदर जाना पड़ता है। अब आप वो असल में जो टॉपिक है वो बिल्कुल और टॉपिक की तरफ आप जा रहे हो, यहाँ का टॉपिक नहीं है। असद का वैसे चलते हैं, आपको बता देता हूँ, स्क्रीन हो रही है शेयर, वो अरब स्प्रिंग के हवाले से है। वो सीरियन आपकी वॉर जो है ना, उसका पूरा एक बैकग्राउंड है ये 2000 तक, ठीक है। उसके बाद ये आता है, फिर इसके अंदर ये उसका वो बिल्कुल आपका ना वैसे टॉपिक इससे रिलेटेड नहीं है। असद का टॉपिक मैंने मिडिल ईस्ट के अंदर करवाना है। सीरियन सिविल वॉर जो है ये इसके बीच में ये सारा हुआ था प्रोटेस्ट, और ये सारे वो जो आप बात करना चाह रही है वो 2011 से लेकर 2015 वो सारा ये है, जिसके अंदर ये ग्रुप बन गए थे। असद का अलग ग्रुप था, फ्री सीरियन आर्मी अलग थी, कुर्द अलग था, ISIS अलग थे, फिर ये सारा उसका अलग है, वो पूरा एक अलग टॉपिक है। जिस तरह ये है ना फलस्तीन करवाया, तो अभी वो टॉपिक सिर्फ मैंने टच किया है, लेकिन ये पूरा एक अलग टॉपिक है। इसका इस तरह फिर प्लेयर्स हैं, फिर ये सारा इसकी क्यों है, ये फिर कुर्दों वाला इशू क्या है, किस तरह क्या कंट्रोल कर रहा है ये जो है, तो ये सारा फिर अलग आ जाता है। अहमद अल शुरा वाला जो आपको पूरा बताया कि अहमद अल शुरा कौन था, ये अलग टॉपिक है पूरा। सीरिया वाला जितना ये करवाया, ये मिडिल ईस्ट के बीच में आते हैं सारे टॉपिक, कि वहां पे आपको पूरा डेप्थ में मैं 2 मिनटों में नहीं समझा पाऊंगा। ये पूरी इसकी इसी तरह आपको जो हिस्ट्री बताई है 40 स्लाइडों की है, तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि अभी सिर्फ मेरा था फलस्तीन के ऊपर, फलस्तीन में मैंने हमास पे फोकस किया, मैंने होतीस पे फोकस किया, और मैंने इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी सर, एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा। जी जी, ये चाइना, जब आपने स्टार्ट में ट्रेड के बारे में बताया और ट्रेड रूट्स के बारे में बताया, तो फिर आपने टैरिफ की बात की थी, तो चाइना ही टैरिफ क्यों यूज करता है? इसके अलावा वो क्यों नहीं, चाइना वगैरह टैरिफ क्यों नहीं लगा सकता, या ये क्या सीन है? अच्छा, ये इसमें आपको समझना होगा पेट्रो डॉलर डिप्लोमेसी। ये दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी कंट्रोल होती है ना, ये फिर आपको पढ़ना इसमें ज्यादा पड़ेगा। अभी आपको पहले भी मैंने बताया, ये इसराइल इशू का यूएस इशू है। दुनिया की जितनी इकोनॉमी है ना, ये करता है फेडरल रिजर्व बैंक कंट्रोल, ठीक है। अब इसकी अगर डेप्थ में मैं आपको बताऊं तो वो भी यहूदी पूरी लॉबी है, जो आपको शुरू में मैंने बताया था कि वो कौन सी थी, आपकी रोथस्चाइल्ड फैमिली, जिनके नाम लेटर लिखा था, सारा बैंकिंग सिस्टम उसके पास है। उसके बाद इन्होंने कह दिया था 1928 के अंदर कि जो भी ट्रेड होगी ये अब डॉलर के अंदर होगी, डॉलर के अलावा आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद फिर 1974 के अंदर इन्होंने कह दिया था, पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट आया था कि दुनिया में जितना भी होगा अब ट्रेड पेट्रोल का ये वो सारा अमेरिकन डॉलर के बीच में, यानी कि और स्ट्रेंथन कर दिया था उसको। तो ये इंटरनेशनल लॉ मोनोपोली बनाई हुई है, जो भी इनके अगेंस्ट जाएगा उसको उड़ा के रख देंगे। हुगो चावेज का क्या मसला था, वेनेजुएला वाले का क्या मसला है, चाइना का क्या मसला है, रशिया का क्या मसला है, ये सारा ईरान का क्या मसला था जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया सारा, लिबिया में क्या मसला था, कर्नल कदाफी ने क्या कहा था, उसने कहा था कि हम अफ्रीकन शुरू करेंगे अपनी करेंसी, जो शुरू करने की कोशिश करता है उसको उड़ा के रख देते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी असल में गेम है। गेम ये है कि पीछे इसराइल है, उसकी लॉबी सिस्टम है, वो इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं, और जो उसके इकोनॉमिक सिस्टम के अगेंस्ट आता है उसको उड़ा देते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही है जिस तरह वो दजाल वाला शुरू का सारा निजाम था, या अगर आपने इस्लामिक इकोनॉमिक्स या पीछे पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक सिस्टम, जो इनके इकोनॉमिक सिस्टम को हिट करेगा, इसलिए मैंने कहा था कि वो बुक पढ़ लें, कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, आपको पता चल जाएगा। फिर इनके टूल हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, तो ये सारी बातें आपको सेंसर्ड है, मिलेंगी नहीं। लेकिन जब आप सोचेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आपने और एंगल रखना है, फिर आपको सारी बात समझ आती रहेगी। इसको अगर आपने समझना है तो नेट पे जाइएगा, पूरी सीरीज है इकोनॉमिक टेररिज्म जाहिद हामिद की, 30 लेक्चर है, वो जाके सुनिएगा। इकोनॉमिक टेररिज्म जाहिद हामिद, उसमें पूरा आपको समझ आ जाएगा। ये सारा जो है, ये फ्री मेसनरी वाला सारा कॉन्सेप्ट जो है, ये रोथस्चाइल्ड फैमिली कौन है, ये सारा मिलेगा, थोड़ा सा मुश्किल लेकिन मिल जाएगा। कहेंगे तो मैं भेज दूंगा लिंक। तो वो इतनी जल्दी मैं नहीं इसको बता सकता वो पूरा, लेकिन जो समझाया है वो ये है। इकोनॉमिक टेररिज्म, प्रोग्राम पूरे देख लीजिएगा, इकोनॉमिक टेररिज्म, ये 30 लेक्चर शायद है, सीरीज है जाहिद हामिद की, इसमें पूरा समझाया है इस कॉन्सेप्ट को। मुझे कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली बताइए। तो दुनिया में जो भी डॉलर के अलावा करेगा भाई, तो सारी इकोनॉमी की गेम है। जी कोई क्वेश्चंस है, मैडम ही कर रही हैं, बाकी भी कीजिए यार, पूछिए, अगर क्लियर है तो बताएं यार, टॉपिक क्लियर है, कंफ्यूजन होगी। आपने जो नीड बताया था उसमें तो जो हरमज है स्ट्राइट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो सुइज कनाल की आ रही थी।
तो नहीं नहीं नहीं, वो अभी मैंने करवाई नहीं है, अभी मैंने करवानी है, हुर्मस करवानी है मैंने अभी आके, ईरान में करवाऊंगा। फिर उस तरफ मेरा फोकस उतना नहीं था, वो आप देखेंगे उस तरफ, क्योंकि सारा ऑयल उस तरफ है, उस तरफ खुलता है 8 स्टेट्स का, वो ज्यादा सिग्निफिकेंस है उसकी। ऑफ कोर्स इसकी भी है, लेकिन वो हुर्मस की ज्यादा है, हुर्मस की बहुत ज्यादा। ईरान में आएगा वो, हुर्मस के बगैर तो ट्रेड ही नहीं हो सकती दुनिया की। ये जितना ऑयल है ये सारा हुर्मस से गुजरता है। ये हुर्मस तो ऑयल सारा है ही है ना, ये हुर्मस की है सारा, यहाँ से ऑयल आता है, यहाँ से ये यहाँ सारे इन कंट्री से आता है जो आपको लगाया हुर्मस की ज्यादा है, उसके बाद इसकी आती है। और ये दोनों जो है, क्योंकि ऑयल की है ना इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत दुनिया को, ऑयल सारा यहाँ से आता है, इसलिए हुर्मस की ज्यादा है। ये कंट्रोल करती है 12%, वो कंट्रोल करता है ऑयल को 40%, सॉरी 20%। और क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिए, सवालात किया करो यार, माइंड खुलता है। मैं बाकियों को क्लियर है तो बताओ यार, क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे अब ब्रिक्स ब्लॉक बना रहा है, ग्लोबल साउथ जैसे डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है, जाने तो नहीं देंगे, जाना अगर कोई, देखो मुसलमानों ने ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी ये 1973 के अंदर, सारे के सारे कत्ल हो गए थे। शाह फैसल ने कहा था कि हम ट्रेड करेंगे अपने के अंदर, भुट्टो ने कहा था अपने के अंदर, कर्नल कदाफी ने कहा था, वो जितने भी थे सारे खड़क गए थे, ये करने नहीं ना देते। वो हो जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी। अगर हम आज शुरू कर दें ईरान के साथ ट्रेड, हमारा कितने का तेल होगा? 9 रुपए का। हमारे एक बंदे ने कोशिश की थी ना थोड़ी सी, क्या हुआ 2021-22 में? किधर गया? नाम पता है अब? सिर्फ एक रूस का चक्कर लगा के आया था और एक ईरान का चक्कर लगा के आया था कि वहां से गैस लेंगे और ये करेंगे। ईरान इशू में बातें आपको क्लियर होंगी ये बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर हमें और डेप्थ में जाना पड़ता है, पेट्रो डॉलर और ये ईरान का सारा इशू ही यही है। तो बड़ी सिंपल सी है करंट अफेयर, बट वही है कि चीज जो समझ नहीं ना आ रही होती, वो बात यही होती है कि उसके बीच में आपको भी पता होती कहानी है ये सारी। समझ इसलिए नहीं आ रही होती कि क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये सारी रिसर्च नहीं है, बस अखबारी खबरें हैं। तो मेरा ख्याल है फलस्तीन आपको पूरा समझ आ गया होगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम वहीं पे आता है कि यार ये सही तरह हम खुल के बातें नहीं कर सकते, सेंसरशिप है सारी। सर अगर खुल के बातें नहीं कर सकते तो अगर इंटरव्यू में उन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए तो फिर हम तो वहां जाके मासूमों की तरह ये सब बोलेंगे। नहीं, लैंग्वेज चेंज कर देंगे बस। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं अगर और तरह चाहूँ तो बड़ा हार्श चला जाऊंगा, बट अब मैं जवाब दूंगा तो बड़े सिंपल दूंगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मुझे जो मर्जी सवाल साथ के साथ ले आए, मैं सॉल्व कर लूंगा। 20 पॉइंट निकालने हैं पेपर में, मैं आपको ले दूंगा 78-80 तक मार्क्स ले लूंगा मैं इसके अंदर। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर तो फिर क्या करोगे? अब तो हम यही लिखेंगे ना कि पेट्रो डॉलर डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक का ये है। हम बहुत ज्यादा वो तो नहीं, जो मैंने अब ये तो नहीं लिखेंगे कि प्रेसिडेंट हमारा वो कर दिया। तो लैंग्वेज थोड़ी सॉफ्ट कर देते हैं। लेकिन जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर तो फिर कैसे चलोगे? अब आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, पूरा टॉपिक क्लियर है आपको? ऑनेस्टली बताओ कि नहीं क्लियर फलस्तीन इशू? क्योंकि ये साथ साथ चलते हैं सारे। इसके बाद मिडिल ईस्ट है, फिर ईरान है, फिर अफगानिस्तान है, तो ये फिर पूरा ना आपका काम है सीएसएस के अंदर टॉपिक पूरा क्लियर और पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाए। पेपर तभी अटेम्प्ट होगा, सवाल पूछेगा कि क्या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो आप सारा रिलेट करके लिखोगे। पाकिस्तान का क्या स्टांस है वो आप लिख ही नहीं सकोगे जब तक आपका बैकग्राउंड नहीं है। आपने शुरू करना है शुरू से, बालफोर डिक्लेरेशन से कि खिलाफत मूवमेंट शुरू की, वो पॉइंट पे आ जाएगा, तो उसके अंदर से निकालना होती है पॉइंट। तो हमारा प्रो इस्राइल स्टांस तो नहीं है ना, हमने अपने स्टांस के ऊपर रहना जो है। बाकी सब भी बता दो क्लियर है। अगला टॉपिक बता दीजिएगा कौन सा करना है, ईरान करना है, मिडिल ईस्ट करना है? एक करवा दूंगा और, हालांकि काम मैंने नहीं था कि मैंने करवाने हैं जी। टॉपिक बता दें कौन सा करना चाहेंगे अगला? सर ईरान करवा दें। चले ईरान करवा दो, ज्यादातर चुपता है। ईरान भी मशहूर है, अफगानिस्तान बहुत है, और यार मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा 4 घंटे लगेंगे मुझे करवाने के लिए। ईरान भी दो लेक्चरों में करवाऊंगा, कोशिश करूंगा एक में हो जाए, क्योंकि इन्हीं के अंदर से सारे सवाल बन रहे हैं, इन्हीं के अंदर से सब कुछ है। ईरान करवा देता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो
चले फिर क्लियर कर दो मुझे सारे को, मैं क्लियर हो गया फिर रुखसती ले लो। चले जी, बाकी भी बता दें भाई, क्लियर है सबको, ताकि मेरी तसल्ली हो जाए। चले जी, थैंक यू जी, ठीक है जी, फिर इजाजत है।